ओके, वेरी गुड। अच्छा दूसरी, अच्छा ये वाली किताब सब लोगों ने कहाँ तक करी थी प्रीसी में, कुछ आइडिया है? 10 चैप्टर किए थे, 5 चैप्टर? लिस्ट तक सर। लिस्ट तक, ठीक है। और दूसरी हमारी जो किताब है दैट इज अबाउट एमवी हिंडशिप। एमवी हिंडशिप की एक तो बुकलेट है जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और एक उसकी पर्टिकुलर्स की पतली सी किताब है, मालूम है किसी को, व्हाइट कलर की? यस सर। ठीक है, तो ये 3 किताबों की हमारे को जरूरत पड़ने वाली है अगले 4 महीने के अंदर में। पहले 2 महीने छोटी किताब की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट के 1.5 महीने एमवी हिंडशिप की जरूरत पड़ने वाली, प्लस हिंडशिप पर्टिकुलर्स की। तो प्लीज यू गाइज, अभी तो शिप स्टेबिलिटी पार्ट 1 सभी के पास होगी, और नहीं हो दूसरी वाली किताब तो अरेंज करना। किसी सीनियर से जूनियर से खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर अरेंज हो जाए तो बेटर है, और अगर नहीं अरेंज हो पा रही तो फिर ट्राई एंड आस्क दी मक्कू चाचा टू डिलीवर यू द बुक्स, ठीक है? दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, बट वो जरूरत पड़ने वाली है। और मेरी रिक्वेस्ट है, कई लोग ई मतलब डिजिटल पीडीएफ से काम चला लेते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी गाइस आर कंफर्टेबल विद डिजिटल बुक्स। कोई है जो कंफर्टेबल है, मतलब कि he doesn't feel like using a book, क्योंकि यंग जनरेशन दे यू मस्ट बी एबल टू डू दैट, बट हम पुराने लोग हैं और मेरे को आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डिजिटल बुक्स। आई फील पेपर बुक्स आर बेटर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा तो गो अहेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल पीडीएफ यूज करना चाह रहे हो, लोग करते हैं, बट जबरदस्ती मत यूज करना सिर्फ पैसे बचाने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो। ये मेरा कहने का मतलब था। अगर पेपर बुक से कंफर्टेबल हो तो वो मंगा लेना, अरेंज कर लेना, सीनियर जूनियर से मांग लेना, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज आवर कोर्स। अब इसमें आगे बताता हूँ, मैं लिखवाता हूँ अभी क्या है। उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी समझने के लिए पहले हम समझ तो ले स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। कोई बताएगा स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जहाज स्टेबल करना सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब स्थिरता। जाफरी साहब आपने तो प्रोनाउंसिएशन कर दी, मतलब हिंदी नहीं, नो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन कर दी इंग्लिश टू हिंदी। मैं डिटेल में बात करना चाह रहा था कि आप इससे, इस वर्ड से, स्थिरता से, स्टेबिलिटी से, स्टेबल से क्या समझते हैं? सर कीपिंग अ बॉडी स्टेबल ऑन इट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगेन स्टेबल का मतलब नहीं बताया यार तुमने। बैलेंस्ड। बैलेंस का क्या मतलब? सर फॉर्म स्थिरता सर। सोचो सोचो। Sir, loading the maximum cargo in the ship, keeping in mind its stresses, and any given point it should किसी भी पॉइंट में सर उसको एक पॉइंट पे या मल्टीपल पॉइंट पे इतना स्ट्रेस ना पड़े कि उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटैक्टिबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो जाए, और while going on ship उसका जो वेट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ताकि वी आर सेफ एट सी। Or Panchal, I am happy that you have given a good thought, very good thought about this word stability, and you have described a lot in almost 100 words. But I am sorry to say that is not the correct thing. Sir, stability can be like just sir, if a body is there, body means I'm talking about the ship. If the ship is there and due to some condition, if it is disturbed from equilibrium, means जो उसकी position है उसे थोड़ी सी disturb की जाए, and when it is able to अभी तो गूगल किया ना बेटा? no sir, नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तेरा समझ गया मैं। अच्छा ये मैं तेरी टेक्निकल, तूने मैं टेक्निकली समझा दिया, मुझे देसी भाषा में समझा सकते हो यही बात, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सर जो अपने आप को भी संभाल सके, जैसे स्टेबल होने का मतलब ये है कि जो अपने आप को संभाल सके खुद से विदाउट एनी चीज। बिल्कुल सही कहा विपिन ने। विपिन की बात मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी आती है, पर विपिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये बात भी मैं समझ सकता हूँ, कर लेना चाहिए था, क्योंकि 18 महीने का सी टाइम हो गया। मेरे हिसाब से ये आंसर आ जाना चाहिए था, बट हमने इस बारे में सोचा नहीं। मैं बताता हूँ क्या बात है। अब मेरा तरीका ना पढ़ाने का कुछ अलग सा है। मैं एक एक वर्ड को पकड़ के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके चलता हूँ, और फिर उसको समझाने के लिए बड़े वियर्ड से एग्जांपल देता हूँ कि भाई जैसे मैं आज देने वाला हूँ। सबने शराबी को देखा है? अच्छा अभी नहीं, अब कई तो ये कह देंगे सर कि हम शीशा भी देखते हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज देयर इज अ हैबिचुअल ड्रिंकर जिसने सुबह से शाम 6 बजे तक 7 बजे तक काम किया, और रोज वो शाम को पी करके घर आता। ऐसा तुमने नोटिस किया होगा?
आसपास रिश्तेदारी में XYZ, am I Yes, right? Yes, sir. अब कहने का मतलब क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, इसी से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब ये जो ड्रंकर्ड है, ये शराबी है, जो रोज पी करके घर पे आता है और घर पहुंच भी जाता है, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. ये उसके मुंह से या उसके घर वालों से ये भी सुना होगा कि साल में एक बारी, 2 बारी, या 2 साल में एक बारी, 2 बारी ऐसा हुआ कि वो कहीं गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला, Yes, sir. है ना। सो द पॉइंट इज व्हाट, अब मैं स्टेबिलिटी को इस एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। तो एक शराबी है, मान लेते हैं एक बॉडी इज, इमेजिन कर लो कोई भी क्रिएचर इन योर माइंड, और एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल आदमी, लेट्स से 2 दोस्त फॉर एग्जांपल, एक टी टॉटलर यानी कि जो नहीं पीता है, और एक जो ड्रिंकर है। दोनों दोस्त हैं और दोनों एक साथ एक बार में बैठे हैं, एक अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और एक अपनी दारू पी रहा है फॉर एग्जांपल। अब जब मतलब व्हेन दे हैड इनफ, दे मतलब ही हैड इनफ, उसके बाद वो लोग डिपार्ट करते हैं। जो नॉर्मल बंदा है और जो जिसने पी हुई है, अब जिसने पी हुई है वो लड़खड़ा के चलता जा रहा है, लड़खड़ा रहा है बट चलता जा रहा है, और चलते चलते या तो वो घर पहुंच जाएगा, या फिर अगर रास्ते में उसको ठोकर लग गई, रास्ते में अगर उसको ठोकर लग गई तो वो अपने को संभाल नहीं पाएगा। जबकि जो ना पिया हुआ आदमी है, वो जब रास्ते में ठोकर लगेगी तो वो अपने को संभाल पाएगा, गिरने के बाद वो संभल जाएगा, और जो ड्रंकर्ड है वो संभाल नहीं पाएगा, वो वहीं गिर जाएगा। एंड दैट्स हाउ दीज थिंग्स हैपन विद द, जो शराबी होता है वो किसी किसी दिन जब ठोकर खा के गिर जाता है तो वो गिर ही जाता है, फिर नहीं उठता वो, और जब तक ठोकर नहीं लगती वो चलता जाता है। सिमिलरली इमेजिन, एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, जिस चेयर पे, अच्छा ज्यादातर लोग तो बेड पे बैठे होंगे, मान लो तुम लोग किसी एक चेयर पे बैठे हो, हाउ मेनी गाइस आर सिटिंग ऑन द बेड, है 2-4 लोग हैं, चलो मुद्दे सूद ने बताया, अच्छा तेरी तबीयत खराब है मुद्दे, तेरी तो अच्छा है, काफी सारे लोग हैं। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, अब कुर्सी के साइड पे आ जाओ। अब कुर्सी जो है, क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? अगर ये नॉन लिविंग थिंग है, अगर कुर्सी को साइड से, साइड की तरफ धक्का मारोगे तो क्या कुर्सी गिर जाएगी, हाँ या ना? कुर्सी पहले स्टेबल थी ना, हाँ या ना? एक्सटर्नल फोर्स ने उसको धक्का मारा तो कुर्सी संभाल नहीं पाई, गिर गई, सही है ना। अब इसी बात को, एक छोटी सी कुर्सी का जो मैंने एग्जांपल दिया है, इसी को बहुत बड़े जहाज की बात कर लेते हैं। अब बहुत बड़े जहाज का मतलब, अब वो चाहे 50 मीटर का जहाज हो, वो चाहे 100 मीटर का जहाज हो, चाहे वो 400 मीटर का जहाज हो, है तो सारे नॉन लिविंग। अब जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे जहाजों को, कोई भी जहाज हो, चाहे छोटी सी पानी की बोट हो, चाहे वो 400 मीटर का जहाज हो, आई थिंक 400 मीटर के आसपास ही है सबसे बड़ा जहाज, जाहिर है बाइकिंग बहुत पहले था, अब आई डोंट नो, बड़े सारे कंटेनर शिप्स आ गए हैं जो 400 मीटर के आसपास, 400 से ऊपर भी हैं। आई हैव सेल्ड ऑन 350-360 मीटर, सो 400 से ऊपर के वाले भी जो होंगे, प्लस मैं उतनी बात कर रहा हूँ। अब एक्सटर्नल फोर्स जब हमारे जहाज को पानी में एक तरफ को घेरेगी, घेरेगी का मतलब when a ship rolls at sea to one side, when the ship heels at sea to one side, क्या हमारा जहाज वापस आ जाता है सेंटर लाइन पे? Yes, sir. अगर हमारा जहाज सेंटर लाइन पे वापस आ जाता है, यानी कि if the ship has the ability to come back to the center line when heeled by the external forces, then we call a ship as stable ship. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. And that's the meaning of stable. Yes, sir. Am I clear on this? Clear, sir. Yes, sir. तूने काफी अच्छा पैराग्राफ बताया, 100 वर्ड्स में ही बोला, बट तूने ये वाली बात नहीं बोली, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, मैंने इसको इसमें कंक्लूड कर दिया था कि while going on ship, मतलब keeping other factors in mind like environmental या कुछ भी, so it should be like, हाँ मैंने ये नहीं बोला था कि it should come upright again as in like कोई wave या कोई कुछ भी एक्सटर्नल इंटरफेस से अगर कुछ हुआ है। यस सर, दैट पॉइंट आई मिस्ड। बेसिकली वही मतलब है स्टेबिलिटी एक्चुअली। और जो पांचाल बात कर रहा था, व्हाट ही वाज टॉकिंग, ही वाज मेकिंग सेंस एट द सेम टाइम, बट ही वाज टॉकिंग इन अ डिफरेंट एरिया, जिसको हम SFBM TM की बात कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। उसमें SFBM और TM, कई लोगों को TM नहीं पता होगा। टैंकर गाइस who has only sailed on tanker, do you know what is
TM होता है टॉर्जनल मोमेंट्स। ये जो टॉर्जनल मोमेंट्स होती है नॉर्मली कंटेनर शिप पे ज्यादा महसूस होती है। कंटेनर शिप पे हम स्पेशली इसका ध्यान रखते हैं, एंड मे बी ऑन अ रोरो शिप ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, मे बी द केस, है ना। बट ये टैंकर्स पे हम सिर्फ SF और BM को ही बैलेंस आउट करते हैं, बट ऑन कंटेनर वेसल्स वी बैलेंस आउट SF, BM एंड TM इज टॉर्जनल मोमेंट। खैर, तो ये मैं पर्व पांचाल की बात बता रहा था, इसने काफी अच्छा बताया। आई वाज हैप्पी that he could explain lot of things, but he was little bit off than what I was asking. So the point is, stability का मतलब हमें समझ में आया, यानी कि अगर जहाज पानी में एक तरफ गिरेगा और वो अगर वापस सेंटर लाइन पे आ जाता है तो हम जहाज को स्टेबल शिप कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी खास पर्टिकुलर टर्म है जो हम जस्ट बाय लुकिंग एट इट हम कह दें यस द वेसल इज स्टेबल? सोचो सोचो। अपराइट का मतलब क्या हुआ? अपराइट का मतलब हुआ जीरो लिस्ट, एम आई राइट? यस सर। जीरो लिस्ट मींस अपराइट, बट जीरो लिस्ट seaworthy मींस स्टेबिलिटी। हाँ सॉरी सर, firm, FIRM। Sir, while looking at vessels, seaworthy होगा। मैं समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, चलो एक बार जहाज पे चलते हैं। लेट्स गो टू दिस शिप। डिपार्चर स्टेशन पे पहुंचो सब लोग, अभी डिपार्चर होने वाला है, पायलट अभी आने वाला है, सब लोग उस स्टेशन, अब सब लोग वहां जहाज पे पहुंच जाओ डिपार्चर स्टेशन पे। पायलट अभी आने वाला है, पायलट इज अबाउट टू बोर्ड द वेसल, कार्गो ऑपरेशन हैज फिनिश्ड नाउ। नॉर्मली उस पॉइंट पे या तो ड्यूटी ऑफिसर या चीफ ऑफिसर, नॉर्मली चीफ ऑफिसर को जाना चाहिए फाइनल ड्राफ्ट्स लेने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. अब फाइनल ड्राफ्ट चीफ ऑफिसर ने लिए या ड्यूटी ऑफिसर ने लिए फॉर दैट मैटर। कभी तुमने नोटिस किया था कि अभी जब जैसे पायलट ऑन बोर्ड आने वाला होता है और कार्गो ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं, सब पेपर वर्क खत्म हो जाता है, तो ब्रिज पे कंट्रोल टेस्टिंग भी हो चुकी होती है या हो रही होती है 1 आवर 2 आवर बिफोर जो टेस्टिंग होती है। तो इस पॉइंट पे जब पायलट आने वाला होता है नॉर्मली मास्टर ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। क्या ये बात सही है? तकरीबन, या कैबिन में भी होते हैं। जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। तो आर लुकिंग फॉर 2-3 स्पेसिफिक चीजें। जब वो ब्रिज पे जाते हैं तो ड्यूटी ऑफिसर को पूछते हैं कि भाई कंट्रोल टेस्टिंग हो गई, सब ठीक है? क्या किसी ने नोटिस की ये बात? यस सर, सेक्टर ऑफिसर करता है ये सर। Yes sir. तो विल आस्क द ड्यूटी ऑफिसर जो भी कंट्रोल टेस्ट करता है कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। क्या ये बात सही है? यस सर। ये चीज मास्टर चीफ इंजीनियर को फोन लगा के पूछता है, भाई इंजन ठीक है, एवरीथिंग इज ओके अबाउट इंजन, यस और नो? यस सर। तीसरी चीज मास्टर चीफ ऑफिसर से पूछता है कि व्हाट आर द ड्राफ्ट्स, एम आई राइट? यस तो मास्टर क्या पूछता है? सोचो जरा। Propeller clear है। नॉट बैड, अच्छा ठीक है। या सर पूछते हैं प्रोपल्सर वो टोटली सबमर्ज्ड है कि नहीं, कितना परसेंट, ये सब कुछ। नहीं परसेंटेज सर शिप इवन कील है या नहीं? सेलिंग के लिए रेडी है कि नहीं सर? है ताकि वो थोड़ी सी मोशन देंगे, मूवमेंट देंगे टेस्टिंग ऑफ इंजन के लिए, तो कोई इंसिडेंट ना हो, है ना। एंड मैंने स्पेसिफिकली ये पूछा था कि चौथी चीज वो चीफ ऑफिसर से क्या पूछते हैं। सर शिप इवन कील है या नहीं है? नहीं यार, इवन कील से क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज दैट मैटर इवन कील का? कौन सा पे सेल किया तूने? सर ये पूछता रेडी फॉर सेलिंग। अच्छा मैं बताता हूँ क्या किसी भी मास्टर GM पूछता है यार, सिंपल ही विल आस्क की। तो सोचो जरा, या तो मास्टर ये बात चीफ ऑफिसर से फोन पे करता है, मास्टर को आइडिया होता है कि कितना GM होगा डिपार्चर पे, ये पहले ही पता होता है मास्टर को, बट ही वांट्स टू बी मेक श्योर कि फाइनल वैल्यू क्या है, और वो GM की वैल्यू या तो मास्टर चीफ ऑफिसर से फोन पे पूछ लेता है या वॉकी टॉकी पे पूछता है, या फिर कैडेट या ड्यूटी ऑफिसर ब्रिज पे एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे एंट्री करते हैं GM की, डिपार्चर GM। किसी नोटिस की बात? Yes Yes sir. sir. Yes sir. Because the value of GM is good the GM value is the very good indication whether the vessel is stable or not. As simple as it is. यानी कि master wants to be sure that when my ship will go at sea and if there is sufficient external force to heal, my vessel will come back to the center line, and that one figure is GM value. He wants to be sure on that. Yes, my ship is stable. So this is what is the indication of stability on board. As simple as it is. तो दो चीजें समझ में आई तुम्हारे को? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है और स्टेबिलिटी का इंडिकेटर क्या है? क्या ये बात सही है? Yes sir.
Yes, sir. को आउट कोई क्वेश्चन पूछना हो, मेरा तरीका समझाने का समझ में आ रहा है, कुछ चेंज करूँ हिंदी इंग्लिश या कोई और कहानियां बनाऊं, कहानी में बहुत सुनाता हूँ। प्लस मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं बच्चों को फिजिकली जो उनके 18 महीने हो चुके हैं, मैं उनको एक सिचुएशन पे लेके जाता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जब भी मैं कुछ ऐसा कहूँ तो प्लीज जाना वहां पर, हैव अ लुक, फील करना उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन पे जाकर के इमेजिनेशन में जो तुमने देखी हुई है अच्छे से, और फिर जो चीजें मैं पूछता हूँ उसको महसूस करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएगी। फिर मैं चाहे वो नेविगेशन पढ़ाऊं, चाहे मैं ये पढ़ाऊं या फिर चार्ट वर्क पढ़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, अभी तुम्हारे बैच में सिर्फ 2 ही पढ़ा रहा हूँ। सो दैट इज माई आइडिया एंड दैट इज हाउ आई टीच द स्टूडेंट्स। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो नाउ द पॉइंट इज, फंडामेंटल इज एजुकेशन का फंडा क्या है या टीचिंग का फंडा क्या है? देयर इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। तो मेरे जो सारे एग्जांपल्स थे वो जो तुम्हें मालूम था वहां से शुरू करके जो नहीं मालूम था वहां तक पहुंचाने की एक जर्नी की, एक कहानी की तरह मैं सुनाना चाह रहा था। सो इस पूरी जर्नी के अंदर में अगर हम छोटे छोटे वर्ड को, बेसिक्स को, फॉर एग्जांपल एक आउट ऑफ द ब्लू में क्वेश्चन पूछूं, कैन यू डिफाइन व्हाट इज वॉल्यूम, है ना? इफ आई आस्क यू ओके डिफाइन व्हाट इज एरिया फॉर एग्जांपल, तो अभी स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए हमारे को छोटे छोटे बेसिक्स को समझना और उस पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल स्टार्ट माय लेक्चर ऑफ स्टेबिलिटी विद द बेसिक्स। सो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है, आज 22 तारीख है ना? यस सर, 20 Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। JR मतलब क्या होता है सर? जूनियर, भाई जूनियर। हम लोग ना 2 बैच चलाते हैं, वी कॉल इट एज जूनियर एंड सीनियर। हमारी टर्मिनोलॉजी है, वैसे और कोई खास वजह नहीं है। तूने क्या सोचा था? है भाई, तूने क्या सोचा था? सो हमारी सारी कवायद है व्हाट इज स्टेबिलिटी, ये हमारी को समझना है। तो मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, या हम कहें तो मैथमेटिक्स है। कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स विच इज बेस्ड ऑन जियोमेट्री। सब लोग जानते हैं व्हाट इज जियोमेट्री? हेलो, सब लोग चुप है, क्या हो गया भाई? जियोमेट्री पढ़ी थी कि नहीं 8वीं 9वीं में? हाँ सर। पढ़ी थी, तो बताओ। जियोमेट्री इज अबाउट शेप्स एंड फिगर्स, अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड फिगर्स। यस सर। सबसे छोटी जो यूनिट है जियोमेट्री की वो क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जियोमेट्री? MM. ना, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ बेटा, मैं यूनिट ऑफ जियोमेट्री बोल रहा हूँ। लाइन, थोड़ा सा और डिफाइन कर, रिफाइन कर। पहुंच गया? हाँ, पॉइंट थोड़ा सा और डिफाइन करो, क्या कहते हैं उस चीजों को जो तुम दोनों बात कर रहे हो? पहुंच तो गए हो, मुझे मालूम है नहीं पहुंच पाओगे, बताता हूँ मैं। दैट इज कॉल्ड एज, अब ठीक है? यस सर, डायमेंशंस। डायमेंशन या डायमेंशंस, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जियोमेट्री। अब डायमेंशन में इसको यहां से अगर हम शुरू करेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम स्टेबिलिटी अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? अब ये बताओ, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर ऑन द अर्थ? 3, ओके, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन द स्पेस? 4, बताओ तो चौथी कौन सी है? Time. वेरी गुड। सो देयर आर ओनली 3 डायमेंशंस ऑन द अर्थ। किसी ने वो वाला शो देखा है, थिएटर का शो आता है जिसमें लिखा होता है 5D 7D, जिसमें पानी वानी भी गिरता है? देखा किसी ने? Yes, sir. देखा यस सर. सर। सीट वाइब्रेट होती है, स्प्रे आता है, फ्रेग्रेंस का भी है। पानी भी गिरता है उसमें, है ना? बरसात भी हो जाती है। यस सर, वो दिखाते हो गार्डन के बीच से जा रहा तो खुशबू का स्प्रे भी मार देते हो लोग। पैसे वेस्ट है सर. मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि पैसे वेस्ट है। देखो, हर चीज फायदा नुकसान नहीं होता। There is something called experience could be bad, experience could be good, but experience जरूरी है ना? तो वो जो 5D 7D वाले जो कहते हैं उसका एक एक्सपीरियंस है, अच्छा है बुरा है वो सेपरेट इशू है, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो कहते थे 5D 5 डायमेंशनल या 7 डायमेंशनल, क्या वो बात सही थी? नो सर। नहीं सर, वो सेंसेस जोड़ रहे हैं बस। वो बेसिकली मार्केटिंग गिमिक है, मार्केटिंग। हमारे धरती के ऊपर सिर्फ 3 ही डायमेंशंस हैं। वी हैव ओनली 3 डायमेंशंस ऑन अर्थ, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, या हम उसको डेप्थ भी कह देते हैं, ठीक है? या उसको और रिफाइन भाषा में बात करूं तो मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? सो ये अंडरस्टैंडिंग है
हमारे को इन एक्सिस पे काम करना है, डायमेंशन से चीजें मूव कराते हैं। और अब कुछ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, बेसिक्स डेफिनेशन, उसको नोट डाउन करते हैं और वहां से अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चल मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्लाइड, नोट्स बनाओ। हाँ जी, जैसे मैं बता रहा था, हमारे लिख लीजिए, नोट्स बनाओ। हमारा जो सिलेबस है वो ये है और जो किताबें हैं वो ये है। लिख लो, बार बार नहीं पूछना कि हिंशिप पर्टिकुलर्स में से और हिंशिप वाली किताब में से कितने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 77 लिखा हुआ है। छोटी किताब में से हमें क्या करना है, चैप्टर 1 to चैप्टर 14 करने हैं और सिर्फ एक ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम्स करनी है बस। चैप्टर 1 to चैप्टर 14 और क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 77 मैं कराऊंगा। सिर्फ ट्रिम टाइप ए विल बी डन बाय कैप्टन सरीन। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया सबने? अब लिखो कुछ। नहीं सर, नहीं लिखा? एक मिनट सर, लास्ट लिखा हूं। हाँ, कोई बात। दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम्स कैप्टन सरीन कराएंगे, बाकी सारा कुछ मैं कराऊंगा। यानी 90% से ज्यादा सिलेबस स्टेबिलिटी का मैं कराने वाला हूँ। एग्जाम में स्टेबिलिटी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन नंबर 3, पेपर नंबर 6, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 50 नंबर के 2 क्वेश्चन और 25 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन की ही तैयारी करवा रहा हूँ स्टेबिलिटी के थ्रू। हो गया सर। ठीक है, राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ बेसिक्स। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है हमें मालूम है, बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हमें जानने की जरूरत है। तो मेक योर नोट्स। ये जो छोटी वाली किताब है उसके चैप्टर नंबर 1 to 5 काफी बेसिक्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस दे आर रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, जल्दी मतलब आई विल डू इट लिटिल फास्ट विद लेस फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, बट आफ्टर चैप्टर 5 आई विल बी डूइंग वेरी वेरी स्लो टिल चैप्टर 14। और फिर जब हम हिंशिप पकड़ेंगे फिर हम स्पीड पकड़ेंगे वापस से। ये मास और वेट में क्या फर्क है, कोई बताएगा? सर वेट इज रिलेटिव टू द ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन। हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये था, जब हम 9th में आए थे फिजिक्स पढ़नी शुरू की थी, जो मेरे को याद है, अपने बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारा शायद थोड़े 1-2 क्लास पहले ही पढ़ लिया। हाँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए 8वीं क्लास से पहले मास और वेट एक ही चीज थी, पर जब हम 9वीं क्लास में आए तो हमें बताया गया एक वैक्यूम है, स्पेस की बात की, और एक हमारी नॉर्मल धरती की बात करी। तो हमने मास और वेट को अलग करके देखा। क्या ये बात सही है? यस सर। बट हम जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी, सारी स्टेबिलिटी धरती के ऊपर ही होनी है ना? तो हमारे लिए मास और वेट एक ही चीज है और हम उसको मास से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इन जनरल। तो हम जी को इंक्लूड नहीं करते इसमें कभी भी। तो सर इसमें हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास, राइट? फोर्स इक्वल टू मास, So mass into acceleration. नहीं, वो मैं इसकी बात समझ गया। जो ये कहना चाह रहा है, बेसिकली हम ये ऐसा मानते हैं कि जो मास है वही फोर्स है, पर क्योंकि हमें फोर्स में डील नहीं करना है तो हम वी डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है, आगे बढ़ा दूं? यस सर। फ्यू मोर टर्म्स लाइक क्रॉस सेक्शन लोगों को पता होता है, बट अच्छे से समझाने के लिए, एक जो पेन है या सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, किसी को मालूम है? एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर उसका इनर डाया सर्कल बेटा। मुझे लगता है क्रॉस सेक्शन में समझा दूं एक बारी, लोगों को नहीं मालूम है। समझा भाई? रेक्टेंगल भी तो हो सकता है ना? एक मिनट बेटा, रुको, एक मिनट रुक, समझाता हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो पेन है, दिस इज द पेन, दिस इज द सिलेंडर, करेक्ट? इसका अगर मैं, चलो सिलेंडर छोड़ो, इसको छोड़ो, एक काम करो, हमने खीरे की सलाद खाई है, Yes. है ना, जो हम राउंड पीस काट के करते हैं। जो खीरा है उसको फॉर अ टाइम बिंग सिलेंडर मान लो, मानो सिलेंडर। अब उसको, ये खीरा है मेरे हाथ में, अब खीरे को मैं अगर यहाँ से ऐसे ऐसे काटूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल ही मिल जाएगी बहुत सारे। तो सर्कल है वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या ये बात सही नहीं है? है ना? तो लॉजिकली सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. जितनी उसकी लेंथ है या जितनी उसकी हाइट है, वो मैं अगर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ या ना?
यस सर। तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन हुआ वो एक सर्कल हुआ। जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, तुम लोग बैठे हुए हो, उस रूम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा सर। रेक्टेंगल। डिपेंड करता है किस मेरे रूम वाले में का बैठे। स्क्वायर है। अगर क्यूब में बैठे हो Correct. स्क्वायर होगा, अगर क्यूबॉइड में बैठे हो तो रेक्टेंगल होगा। सिंपल। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉस सेक्शन का मतलब। यस Yes, यस sir. हाँ सर। चलो वेरी गुड। कॉपी शेयर करो। टाइम ज्यादा हो गया क्या? ब्रेक ले लेंगे? चलो ये पूरा कर लेते हैं, फिर आगे ब्रेक लेते हैं। हाँ ये not tank like what you call it टॉप ऑफ द टैंक। yes sir, top of the tank, from surface of the liquid to the top of the tank, the empty space, the measurement of that is नहीं, डोंट से मेजरमेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। जब तुम ऐसा कहते हो मेजरमेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, देन तुम वॉल्यूम की बात करने लगते हो। तो बट हम जब एलर्जिंग की बात करते हैं yes तो by हम की बात करते हैं बेसिक। ठीक है। So the process of measuring the depth of air inside the tank is called as alleging. Normally ये काफी कॉमन है टैंकर्स के ऊपर, बट जो लोग इन टैंकर्स में सेल नहीं किया होता, they are only aware of sounding. बट टैंकर्स में हम लोग ये alleging काफी ज्यादा यूज करते हैं, because this will help us not to clean our sounding rod again and again. Am I right, tanker guys? Yes, sir. So basically ये फिलॉसफी, ये फंडामेंटल टैंकर से ही आया था कि हम जब साउंडिंग लेते हैं, सपोज हमारे जहाज पे 20 टैंक्स हैं और 20 की मुझे साउंडिंग लेनी पड़ जाए, एक टैंक की साउंडिंग लेने के बाद में क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, इट्स लाइक अ ग्रीस, वो पूरी उस पर चिपक जाता है। चिपक जाएगा तो मुझे साफ करने में 20 में कम से कम आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। आई विल टेक 15 मिनट्स टू डू वन टैंक ओनली। तो 4 टैंक 5 घंटे लग जाएंगे मुझे साउंडिंग लेने में। तो इसीलिए हम लोगों ने साउंडिंग की जगह पर टैंकर्स के ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया अलेजिंग का, ताकि हमारी साउंडिंग टेप बार गंदी ना हो। हम सब हवा वाला पोर्शन नाप लेंगे, टैंक की टोटल हाइट तो हमें मालूम ही है, जितना पानी में डूबा है वो माइनस कर, जितना हवा वाला है वो माइनस कर देंगे तो पानी वाला पोर्शन आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अलेजिंग। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे एक मेरे को क्वेश्चन याद आया, ये एक टैंक के अंदर में अगर कुछ पानी भरा हुआ है या कुछ तेल भरा हुआ है तो बाकी पोर्शन खाली है, क्या ये बात सही है? यस सर। उसमें एयर है बाकी पोर्शन खाली है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं लग रही? सर, उसमें एयर है। करेक्ट, एग्जैक्टली यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि उसमें एयर है। जब हम बैलास्टिंग करते हैं तो क्या किसी ने ये सिखाया था सबसे पहले कि जब हम बैलास्टिंग करते हैं तो एयर पाइप, एयर वेंट के पास जाके महसूस करते हैं जो अंदर की एयर बाहर निकल रही होती है? क्या किसी ने नोटिस करा? Yes, sir. yes sir है ना? So that is why ये concept सर, ये तो हमारा- बैलास्टिंग के टाइम भी हम फील कर सकते हैं। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ मालिक। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तूने क्या सोचा था? व्हाट यू वर हियरिंग? सर वो टैंक के बारे में सोच रहा था मैं, ये क्रूड वाला। हाँ, वो तो पुरानी बात होगी यार। तेरा सिस्टम स्लो है क्या? सर मेरी बैटरी है क्या? फ्लक्चुएशन हुआ है बस। अच्छा ठीक है, थोड़ा मजाक चलता रहना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं। हाँ, तो प्लीज राइट डाउन दिस बेसिक फॉर्मूला जो हमारे को आगे यूज जरूरत पड़ने वाली है। इनसे ही हमारा काम चल जाएगा। बाकी बहुत सारे फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा अभी, बट अभी बेसिक के लिए ये हमारे काम आने वाले थ्रू आउट। सर, अलेज में हाइट ऑफ साउंडिंग पाइप इंक्लूड होती है? हाइट ऑफ साउंडिंग पाइप मतलब? लाइक उसमें भी एयर ही होती है ना? हाइट ऑफ साउंडिंग पाइप इंक्लूड करते हैं लाइक जब अलेज कैलकुलेट करते हैं? डिपेंड करता है आप कहाँ से अलेज कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ, ओके सर। जैसे टैंकर्स के ऊपर एक अलेज पोर्ट होता है, तो अलेज पोर्ट की हाइट के हिसाब से ही हमारी बुकलेट्स के अंदर में कैलकुलेशन दी होती है। आ रही बात समझ में? तो किस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन किताबों में दी हुई है, हमारे को वो जाकर के देखना पड़ता है। हाँ, ओके सर, अब लग गई समझ। ठीक है ना? डिपेंड करता है वो कैसे दी हुई है बुक्स के अंदर में, जहां से हम रेफर करते हैं कि 0.2 अलेज का मतलब क्या है, कितना पानी है उसके अंदर, कितना तेल है उसके अंदर में, वो एज पर दी बुकलेट। वो जो अलेज पोर्ट होता है, अलेज पोर्ट पे जो हाइट होती है अलेजिंग पॉइंट की, वो भी
इन कंसिडरेशन होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है और उसी हिसाब से बुकलेट में क्वेश्चन वो टेबल्स बने होते हैं। ये फॉर्मूला सबको मालूम थे? यस सर। मेरी एक बात याद रखना, जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, मेरी गारंटी है वो अभी लिख रहे हो फिर भी भूल जाओगे। पहला फॉर्मूला क्या लिखा है? पहला फॉर्मूला मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मेरी बात याद रखना, ये अभी बता रहा हूँ अगले 4 महीने के लिए। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है पर इसी में गड़बड़ करते हैं, बाकी सब ठीक है। चलो अब चलते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं किताब के अंदर में जो हल्की हल्की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और उसी हिसाब से मैं पहले 5 चैप्टर थोड़ा से जल्दी कराने वाला हूँ। पहला चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमारे काम की कोई खास चीज नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगाने, मैं वो बाईपास कर रहा हूँ, सीधा वाटर प्रेशर पे आ रहा हूँ। किसी को मालूम है वाटर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर और सरफेस। नहीं, ये थोड़ा सा सही नहीं बोला तूने यार। सर कोई भी डब्बा को पानी में प्रेस करेंगे जितना जो एसपीएस बनाएगा वो वाटर प्रेस। क्या बोल दिया भाई तूने? सर pressure exerted by water per unit square. submerged area of the ship. अच्छा, एक पर यूनिट स्क्वायर एरिया में जितना प्रेशर वाटर एग्जर्ट करेगा वो। हाँ नहीं, मैं इसको देसी भाषा में समझना और समझाना चाह रहा था, समझते हैं इस बात को। अगर स्विमिंग पूल में अंडर वाटर स्विमिंग करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होता है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने के बाद। ओके। कोई भी बॉडी को सबमर्ज करा जाए तो उसके बॉडी के साइड्स पे जो अंदर है पानी के, उन पे जो प्रेशर पड़ेगा वो वाटर प्रेशर है। वो कुछ हद तक तो बात ठीक है, थोड़ा इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या है? तो ये जो प्रेशर की तुमने बातें की, ये डिपेंड किस पे करेगी? सर बॉडी की लेंथ पे, वेट पे। सर डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं, चलो समझते हैं इस बात को। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक फिल्म आई थी गजनी, सॉरी गजनी कह रहा हूँ, गाजी। यस सर। क्या सबने वो फिल्म देखी थी? यस सर, द गाजी अटैक। अब गाजी अटैक में एक फंडामेंटल था। क्या फंडामेंटल था? कि हमारी वो जो सबमरीन थी वो पानी के ऊपर नीचे होती थी, और जो मुझे याद आ रहा है उसकी डिजाइन्ड मैक्सिमम डेप्थ थी 250 की। क्या ये बात सही है? यस सर। अब ये डिजाइन्ड 250 का मतलब क्या था? अगर उससे ज्यादा जाती है तो क्या फर्क पड़ता? टोटल पानी में प्रेशर ज्यादा पड़ता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता, और प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से ही क्या शुरू हो गया था? ब्रेकेज शुरू हो गई थी, टूटना शुरू हो गया था। याद आ रहा है? कप्तान साहब की डेथ इसीलिए हुई थी, क्रश होनी शुरू हो गई थी। हाँ। अब मेरा सब कहने का मतलब ये था, इस पूरी प्रक्रिया में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, द डेप्थ। क्या ये बात सही है? इसका मतलब द प्रेशर वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ, यानी हाइट ऑफ कॉलम अबव दैट पॉइंट। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? यस सर। सो मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसा मान लो जिस कमरे में तुम लोग बैठे हुए हो उसको एक्वेरियम मान लो। क्या मान लो? एक्वेरियम। तो तुम्हारे कमरे के साइज का एक्वेरियम है, ऐसा मान लेते हैं, और इस एक्वेरियम में सॉल्ट वाटर भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई परेशानी नहीं सर। अब इसमें मैंने एक मछली डाल दी, और पानी की सतह से, ऊपर वाली सतह से मछली 2 मीटर पानी के नीचे तैर रही है, तो मछली के ऊपर पानी के कॉलम की हाइट कितनी हुई? 2 मीटर। 2 मीटर, बिल्कुल ठीक। तो इस मछली के ऊपर कुछ पानी का दबाव होगा, हाँ या ना? सर हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक नदी में आ जाओ, नहीं नदी नहीं, एक झोड़ में आ जाओ। झोड़ समझते हो? तालाब में आ जाओ। यस सर। तालाब मान लो, स्विमिंग पूल मान लो। चलो, स्विमिंग पूल जो कि कमरे से बहुत बड़ा होता है, उस स्विमिंग पूल में, तालाब के अंदर में सॉल्ट वाटर भरा हुआ है, और उसमें मैंने एक मछली जो पानी की सतह से 2 मीटर पे तैर रही थी सपोज, तो क्या उस पे कुछ प्रेशर होगा? यस सर। सही है ना? कोई परेशानी नहीं प्रेशर होगा उस पे। ओके। अब एक बड़ा समुंदर ले लो। अब बड़े समुंदर में, जो कि बहुत 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 बड़ा है, उसमें एक मछली जो उस पानी की सतह से 2 मीटर पे तैर रही है, क्या उस पे भी कुछ प्रेशर होगा? अब ये तीनों एग्जाम्पल में क्या तीनों मछलियों पे सेम प्रेशर होगा? नहीं सर। बिल्कुल ठीक, सोचते रहो, बताओ। होगा। बिल्कुल सेम प्रेशर होगा तीनों मछलियों पर। यही चीज समझानी है, बिकॉज प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड above that point
एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब मेरे इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर में मैंने सॉल्ट वाटर लिया था, तीनों मछलियों को मैंने 2 मीटर हाइट पे रखा, 2 मीटर डेप्थ पे रखा था। यस सर। तो तीनों मछलियों के ऊपर इक्वल प्रेशर रहेगा, बस यही बात समझनी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस, छोटी जगह, बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, डज नॉट मैटर। यही बात आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिकली आ रही है, लिखी भी हुई है, नोट डाउन करें। मछली के साइज से तो फर्क पड़ेगा ना सर? मछली के साइज से भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर एरिया मछली जितनी बड़ी होगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना प्रेशर, सर वही ना, रिजल्टेंट प्रेशर तो सेम रहेगा। अब मैं बताता हूँ दो चीजें, तुम जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड। एक सेकेंड, तुम लोग जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं समझाता हूँ अभी कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेशर, देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्रस्ट। प्रेशर इज एट एनी पॉइंट, थ्रस्ट इज एट एनी सरफेस या एरिया। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो प्रेशर होता है ये किसी एक पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। This is dependent on force per unit area. Force is basically what? Weight, mass upon area. Mass is what? Volume into density divided by area. Volume is area of cross section into height into density divided by area of cross section. इससे ये कट गया। So pressure is ultimately height or depth into density, but कितना मछली का सरफेस एरिया है वो डिपेंड करेगा, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट इज कॉल्ड प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। तो अगर मछली का साइज छोटा है तो उस पे थ्रस्ट छोटा लगेगा, अगर मछली का साइज बड़ा है तो उस पे थ्रस्ट ज्यादा लगेगा। बट प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन हाइट ऑफ कॉलम above the point at which we are making the calculation. Am I clear on this? सर एक बार फिर से सर, थ्रस्ट कहाँ से शुरू करूँ सर? शुरू से शुरू करूँ या लास्ट से शुरू करूँ? नहीं सर, थ्रस्ट कहाँ से? थ्रस्ट से, ठीक है। So मैं बताता था कि there are two terms. One is called pressure. Pressure is at any point. For example, let's say एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है? प्रेशर will be dependent on ये हाइट ऑफ कॉलम कितनी है, लेट्स से h इनटू डेंसिटी। बट ये जो बॉटम ऑफ द बाल्टी है इस पे थ्रस्ट कितना है, सपोज उसको कहते हैं थ्रस्ट, एंड दैट थ्रस्ट इज प्रेशर एट एनी पॉइंट इनटू सरफेस एरिया ऑफ बाल्टी। तो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स जिसको हमें समझना जरूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेशर व्हिच इज एट एनी पॉइंट, थ्रस्ट इज एट एनी सरफेस। सो थ्रस्ट चेंज होता रहेगा साइज के डिपेंडेंट, बट प्रेशर रिमेन्स द सेम। तो मछली वाले एग्जांपल में प्रेशर रिमेन्स द सेम, यस द थ्रस्ट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन अगर मछली का साइज छोटा बड़ा है तो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। अब मैं आपको वापस स्लाइड दिखाता हूं। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। सबने जहाज पे लूब ऑयल ड्रम देखा है क्या? यस सर। अच्छा, लूब ऑयल ड्रम में कभी पानी भरा है, सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर भरा है? हाँ सर, कभी नहीं भरा? अच्छा, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करो, एक खाली लूब ऑयल ड्रम लो, जहाज पे पहुंचो और फायर हाइड्रेंट से उसमें पानी भर दो, फुल भर दिया सर। अब ड्रम के साइड पे, ड्रम की नॉर्मली जो लेंथ होती है वो जहां तक मुझे याद है 4 फुट के आसपास होगी उसकी हाइट। तो लेंथ कह रहा हूँ, हाइट, क्या ये बात सही है? तकरीबन 4 फुट के आसपास। यस। अब एक छेद करो ऊपर से 1 मीटर पे, सॉरी 1 फीट पे, 1 फीट पे, और दूसरा छेद करो एकदम सेंटर में 2 फीट पे, तीसरा छेद करो 3 फीट पे ऊपर से। कर दिए तीनों छेद? यस सर। अब मुझे बताओ क्या नोटिस कर रहे हो? नीचे वाले छेद से पानी ज्यादा दूर तक जाएगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। ऊपर वाले छेद से। व्हाई? प्रेशर ज्यादा है, डेप्थ की वजह से बढ़ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल, क्योंकि जो नीचे वाला छेद है उस पे प्रेशर ज्यादा है। उस पे प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हाइट ऑफ कॉलम ज्यादा है। सिंपल। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? यस सर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग।
एज सिंपल एज इट इज। मैं तुम्हारे घर की स्टोरी बता देता हूँ। सपोज आज तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जहाज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों एप्लीकेबल नहीं वो भी बताता हूँ। हम जिस घर में रहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ग्राउंड फ्लोर भी है, मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट फ्लोर भी है और हमारे पास सेकंड फ्लोर भी है। सब लोग इमेजिन करो, ये मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, घर का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब तीनों फ्लोर पे बाथरूम्स हैं, नहाने वाले बाथरूम, और नहाने वाले मतलब बाथरूम नहाने वाले ही होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ शॉवर एरिया इन ऑल द 3 bathrooms एट 3 different फ्लोर्स। ये बात समझ में आ रही है? अब नॉर्मली क्या होता है हमारे घरों के अंदर में, जो हमारे हिंदुस्तान में घर बनते हैं उन सब में ये तीनों फ्लोर के ऊपर एक छोटा जो छत होती है, छत के ऊपर हमारी टंकी रखी होती है। क्या ये बात सही है? यस सर। अब जो सेकंड फ्लोर पे बाथरूम है उसमें घुसो, यस सर, और शॉवर ऑन करो, ट्राई एंड फील द प्रेशर ऑफ लिक्विड विच इज कमिंग आउट। अब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ सेकंड फ्लोर से। यस सर। अब यही काम फर्स्ट फ्लोर पे करके देखो। आई डोंट नो हाउ मेनी कैन फील इट। थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल है बट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। फर्स्ट फ्लोर पे यू विल फाइंड दैट द प्रेशर इज मोर देन द सेकंड फ्लोर। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? यस सर। और ग्राउंड फ्लोर पे जो बाथरूम है उसमें नहाओगे, यू विल फाइंड द प्रेशर इज मच मोर। क्या ये बात सही है? सब समझ पा रहे हैं क्यों हुआ ऐसा? व्हाई इट इज लाइक दिस? सर हाइट ऑफ द कॉलम, सिंपल फंडामेंटल। अच्छा, हाइट बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ ये वाला एग्जांपल जहाज पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? जो टैंक नीचे होता है ना, इसका टैंक नीचे होता है सर। बिल्कुल पंप होता है, दो बातें हैं। सर उल्टा होता है। इसमें उल्टा होता है तो फिर ऊपर वाले में ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना जहाज पे इक्वल रहता है। क्यों? तकरीबन इक्वल रहता है। सर पंप से सप्लाई करते हैं इसके। कौन से पंप से सप्लाई करते हैं? तो क्या पंप सारा दिन चलता रहता है? पंप Yes, सारा sir. दिन चलता रहता है? यस सर। बुलशिट। हाइड्रोफोर सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइड्रोफोर्स, यस सर। वो प्रेस करता है सर। पंप चलेगा तो फूक जाएगा पंप। सो देयर इज अ हाइड्रोफोर सिस्टम में प्रेशर मेंटेन किया जाता है। जब उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है तो पंप चलता है। कितने लोगों को ये बात मालूम है? काफी कम लोगों को मालूम है तुम्हारी क्लास में मेरे ख्याल से। किसी ने इसका डायग्राम नहीं बनाया हाइड्रोफोर का? फ्रेश वाटर सिस्टम इन अकोमोडेशन किसी ने नहीं बनाया क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने कोई नई चीज सीखी एग्जांपल दे करके। हाँ जी, कितने लोगों ने नई चीज सीखी आज हाइड्रोफोर वाली? है कोई हाथ खड़ा करने वाला? काफी लोग हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे को कैडेटशिप में ही सीख जाना चाहिए था कि कैसे पानी का सिस्टम चलता है। एक्चुअली क्या कोई सिखाता नहीं है जहाज के ऊपर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे घरों में जो चीजें चलती हैं हमें लगता है वैसा ही जहाज के ऊपर है। जहाज के ऊपर ऐसा नहीं है। जहाज के ऊपर कोई टंकी नहीं होती, ऊपर ब्रिज होता है। देखी कभी कोई टंकी? हाँ भाई, किसी ने कोई टंकी देखी थी जहाज पे? एनीबॉडी हैज सीन द टंकी ऑन द टॉप? नहीं सर। क्या पता किसी को मिली हो, है ना? तो वो टंकी नहीं होती। अब तुम कहोगे कि पंप चलता रहता है। अगर पंप चलेगा 24 घंटे तो पंप फूक जाएगा। नो पंप कैन रन लाइक दिस 24 आवर्स 365 डेज। सो उसके लिए ही हमने क्या सिस्टम बनाया? हाइड्रोफोर सिस्टम बनाया है। एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं हाइड्रोफोर में। तो अगर पानी का प्रेशर कम होता है तो हाइड्रोफोर प्रेशर डाल करके पानी का लेवल बना देता है, पानी का प्रेशर बना के रखता है। और जब उसमें पानी कम होता है तो पंप चलता है पानी भरने के लिए हाइड्रोफोर के अंदर में। That's how the system works on board. ठीक है सर बोलो। ऐसे जैसे अभी हाइड्रोफोर था, तो जैसे हम लोग हाइड्रोफोर का वो करते हैं तो उसपे जो होता है वो फिल्टर जो लगा होता है, फिल्टर से जैसे हम लोग केवल उसका पीएच वैल्यू मतलब चेक करते हैं। तो हम लोग ये कैसे चेक कर रहे हैं कि वो हमारे मतलब रेगुलेट कर रहा पानी विद द एयर प्रेशर? क्योंकि वो जैसा मैंने एक बार देखा था तो उन्होंने कहा, जो वहाँ पे चेक करने आए थे, उन्होंने बताया कि केवल आप पीएच वैल्यू लेंगे और पीएच वैल्यू आपको बताएंगे। इफ इट इज above 9 देन इट इज एबल यू कैन ड्रिंक दैट वाटर। कुछ ऐसे ही बोला था। पीएच वैल्यू क्या है भाई? पीएच तो पानी का, पानी लिया तो घर में चेक कर लो पीएच वैल्यू। इट इज जस्ट अबाउट द सैंपल ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम एनीवेयर। तो वो टैंक से लेके हाइड्रोफोर से चेक कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो हाइड्रोफोर पे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा ना, जितना मतलब रिक्वायर्ड होगा उतना ही आएगा, बिकॉज वो तो मतलब पूरा प्योर देता हुआ फिल्टर। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट क्या है भाई? आपके अकोमोडेशन में क्या पीएच की वैल्यू से पानी आपको मिल रहा है, सिंपल। इसलिए वो पीएच की वैल्यू वहां चेक कर रहे हैं। भाई मेरी एक बात बताओ, यमुना में अभी हमारे पास जो पानी है
वो वहां से डाइवर्ट होता है रिफाइनरीज की तरफ, जहां पे पानी की फिल्ट्रेशन होती है, साफ होता है। साफ होने के बाद में उसके बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो चेक होता है। चेक होने के बाद वो हमारे घरों में सप्लाई होता है विद TDS 100 and 150, वो हम यूज करते हैं। तो हमारे घर पे हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, हम तो वही चेक करेंगे ना। हमें यमुना की वजह से क्या करना है, यमुना के लिए जो करेगा वो करेगा, हमें क्या मतलब है। तो अल्टीमेटली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हम क्या अल्टीमेटली एंड पॉइंट पे क्या यूज कर रहे हैं, उसका एक सोर्स क्या होगा, हमारा नलका। हमारे नलके से क्या पानी आ रहा है, सिंपल, वही हाइड्रोफोर है ना। सिंपल सी फंडामेंटल है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलो कुछ नोट्स बनाते हैं। प्रेशर की बात हमने करी, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, इसमें गाजी भी देखी, फिल्म भी देख ली, और प्रैक्टिकल मछली का एग्जांपल भी देखा, और हमने एक ऑन बोर्ड एग्जांपल भी एक दो देखे। ठीक है, एक सेकंड मेरी स्लाइड कहाँ गई। हाँ जी, ये नोट कर लिया सबने। तो दूसरी टर्म थी थ्रस्ट की, जो मैं बोर्ड पे बना रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर exerted on a given surface. So there are two different terms. One is called pressure and one is called thrust. Thrust is calculated as pressure into area, and the unit of thrust is tons, while the unit of pressure is tons per meter square. कितने लोगों ने डिजिटल साउंडिंग गेजेस देखी है जहाज पे? यस सर, यस सर। किसी को मालूम है डिजिटल साउंडिंग गेजेस आल्सो वर्क ऑन दिस प्रेशर बेस्ड सिस्टम? हाउ मेनी गाइस नोज अबाउट इट? किसी को मालूम है? यस सर। उसमें नीचे में क्या लगा होता है, अगर एयर गेजेस हैं, डिजिटल एयर गेजेस, उसमें नीचे टैंक के नीचे में एक एयर प्रेशर की ट्यूब लगी होती है, और वो कॉन्स्टेंटली अपना एयर रिलीज करती रहती है। तो जिस पॉइंट पे एयर रिलीज हो जाती है, कितने प्रेशर पे रिलीज हुई, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू हाइट के हिसाब से, और वो हमारे को डिजिटली रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है कि कितनी हाइट है, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर और लिक्विड इनसाइड द टैंक। क्या ये बात सही है? कितने लोगों को मालूम है? यस सर। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। एक अलग भी सिस्टम होता है, फ्लोट सिस्टम भी होता है। फ्लोट सिस्टम, फ्लोट जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी, फ्लोट की हाइट बढ़ती रहेगी, फ्लोट ऊपर चढ़ता रहेगा, उससे भी हमारे को हाइट मिल जाती है। So there are different kind of systems available on board. One is pressure system, one is float system. So मैं pressure system की बात कर रहा था। वो एयर रिलीज जिस पॉइंट पे हो जाती है, उतना प्रेशर नोट डाउन कर लेते हैं और उससे कैलकुलेट कर लेते हैं हाइट ऑफ कॉलम इनसाइड द थिंग, और वो डिजिटली आपकी स्क्रीन पर या कहीं पर भी आ जाती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाज पे हम लोगों ने देखी हुई है। चलो अब इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। We will understand some practical things on board जो हम अब तक गलत करते आ रहे थे जहाजों के ऊपर। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, नोट डाउन करिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। Find the thrust on a keel plate. Find the thrust on a keel plate having dimensions 10 मीटर into 2 मीटर। कील प्लेट की डायमेंशन दी हुई है 10 मीटर into 2 मीटर। आगे लिखिए when the draft of the ship is 5 meter in salt water. Sir, 1 second. Find the thrust on the keel plate having dimension 10 meter into 2 meter when the ship draft is 5 meter in salt water. Ship draft is Draft 5 meter. 102.5 102.5 tons is the right answer. समझते हैं इसको। कितने लोगों ने छोटा सा डायग्राम बनाया था? कोई है जिसने डायग्राम बनाया हो छोटा सा? मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, थोड़ी थोड़ी आदत डालेंगे छोटा छोटा डायग्राम बनाने की, कभी भी गलती नहीं होगी, पास होने के चांस बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन में। बट हम जल्दी के चक्कर में बिना फॉर्मूला लिखे ही, बिना डायग्राम बनाए ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसमें गलती होने के चांस हो जाते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो ये एक हमारा जहाज दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कील प्लेट। इसकी डायमेंशन दी हुई है 10 मीटर क्रॉस 2 मीटर, और ये जहाज पानी में डूबा हुआ है। इसका ड्राफ्ट दिया हुआ है। सबको ड्राफ्ट मालूम है क्या चीज? समझ कोई बताने की जरूरत तो नहीं है ना ड्राफ्ट के बारे में? आई एम अज्यूमिंग ड्राफ्ट मालूम है, इसलिए कोई डाउट? ठीक है, तो दिस इज द ड्राफ्ट। सो हमारे को निकालना है थ्रस्ट। सो थ्रस्ट होता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ गिवन सरफेस, जिस पे निकालना है। सो थ्रस्ट इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है? डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू एरिया। सो डेप्थ कितनी हुई, यानी कॉलम, इस पॉइंट पे कॉलम ऑफ वाटर कितना है? 5 मीटर। तो 5 into 1.025, और इस पूरी प्लेट पे कितना प्रेशर होगा?
कंप्लीट प्रेशर ऑन दिस प्लेट एक पॉइंट पे इतना है, तो टोटल कितना होगा इन सबका जोड़, मतलब एरिया ऑफ सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 10 into 2, दिस इज इक्वल टू 102.5 टन थ्रस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आगे से सब लोग ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, कोशिश करेंगे यूनिट भी डालने की, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इतना दुखी होकर क्यों बोल रहा है भाई, ये बताओ। चलो आगे करते हैं। A tank has a rectangular bulkhead. A tank has a rectangular bulkhead 20 meter wide and 10 meter high. Find the thrust experienced by the bulkhead. सर डायमेंशंस एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी। A tank has a rectangular bulkhead 20 meter wide and 10 meter high. Find the thrust experienced by the bulkhead when the tank is full of oil of relative density 0.9. By the bulkhead when the tank is full of oil of relative density 0.9. bulkhead का क्या मतलब होता है? हमारे घरों में जिसको दीवार बोलते हैं, जहाज पे उसी को bulkhead कह देते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जो घर में हमारी दीवार होती है वो जहाज पे जाके bulkhead बन जाती है, बस इतनी सी बात है। रिलेटिव डेंसिटी और 0.9 सब लोग छोटा सा डायग्राम बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये ऐसा मान लेते हैं, ये दीवार है, बल्कहेड है, जिसमें ये 20 मीटर दिया हुआ है और ये 10 मीटर दिया हुआ है, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, सही है? अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अगर ये 1 मीटर नीचे है तो इस पॉइंट पे पानी का प्रेशर कितना होगा? सॉरी लिक्विड का प्रेशर कम होगा 0.9। यहाँ पे मिडल में 5 into 0.9। क्या ये बात सही है? यस सर। 4.5। हाँ मतलब वो भी है। और यहाँ पर अगर ये 9 मीटर पे है, यहाँ से ये 9 मीटर है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 9 into 0.9, यानी 1 into 0.9, 5 into 0.9 and 9 into 0.9। क्या ये बात सही है? इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 15 into 0.9। हाँ या ना? इसका एवरेज कितना आएगा? है कि नहीं? इसका मतलब अगर हमें पूरा बल्कहेड पे ऐसे काम करना है, या तो हम पॉइंट बाय पॉइंट चूज करते रहे और फिर कैलकुलेट करें, या फिर आसान तरीका क्या है, हम इसका सेंट्रॉइड निकालें, सेंट्रॉइड ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन, यानी कि यहां से 5 मीटर और यहां से 5 मीटर पे सेंट्रॉइड होगा इसका। इसका मतलब अगर हम प्रेशर एट सेंट्रॉइड निकाल लें, विच इज डेप्थ into density which is 5 into 0.9 और total area submerged area से multiply कर दें, that will give us this thrust. So thrust is equal to pressure into submerged area. So 5 into 0.9 into 20 into 10. How much is this? 900 tons. So bulkhead पे जो pressure हमें तो thrust हमें निकालना था वो हमने एक सेंटर पॉइंट पे निकाल लिया और उसको पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट विल गिव अस द सेम फंडामेंटल जो हम एक एक पॉइंट करके कैलकुलेट करते। 5 into 0.9 प्रेशर इज 5 into 0.9। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो बल्क हेड पे हम सेंट्रॉइड पे प्रेशर निकालते हैं क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग प्रेशर की वैल्यू आती है, बट जब ये बॉटम पे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो सभी पॉइंट पे सेम वैल्यू आने वाली है। क्या ये बात सही है? इसलिए हम सेंट्रॉइड की बात बॉटम पे नहीं करते, सिर्फ बल्क हेड पे सेंट्रॉइड की बात करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। चलो फिर अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारे को तुम्हारे कुछ चीजों की याद कराएगा और तुम्हारे को तुम्हारी गलती भी बताएगा। कैसे? अभी बताते हैं। राइट डाउन वन क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आया? बल्क हेड पे कैसे करते हैं? हमेशा सेंट्रॉइड पे निकालते हैं, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन। अब कोलिजन बल्क हेड जो रेक्टेंगल, अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, जो रेक्टेंगल होता है उसका सेंट्रॉइड ये होगा और वो h/2 होगा, और जो ट्रायंगल होता है उसका सेंट्रॉइड ये होता है। सो अगर ये उसकी हाइट है, ये वाला हिस्सा 1/3 ऑफ h होता है, ये वाला हिस्सा 2/3 ऑफ h होता है। इसको बेस कहते हैं
इसको एपेक्स कहते हैं। ये एक बार नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया? सर एक मिनट सर। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। हाँ जी क्वेश्चन लिखिए। वैसे टाइम हो गया यार, क्या टाइम हो गया? 1110 सर। 1109। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कराता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मकसद है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे को। टाइम लगेगा मुझे क्वेश्चन करने में और कराने में भी और समझाने में भी। इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है क्वेश्चन का। सो वी विल डू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट क्लास यानी टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। सर ये रेक्टेंगल वाला फिर से समझा दो। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, ऊपर ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाया ना, ये H2। हाँ ये सेंट्रोइड बताया। सेंट्रोइड पता? सेंट्रोइड मतलब जियोमेट्रिकल सेंटर को बोलते हैं बेटा। सपोज ये किताब है ना, इस किताब का जो सेंट्रोइड होगा यानी जियोमेट्रिकल सेंटर, वो इस डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होगा, ये वाला। तो ये बल्कहेड भी तो हो गया जैसे मैंने बनाया। इज इट नॉट अ बल्कहेड? तो अगर ये पूरी हाइट ये h है, ये जो डिस्टेंस है वो h/2 के बराबर होगा और ऊपर वाला डिस्टेंस भी h/2 के बराबर होगा, यानी बिल्कुल हाइट के मिडल में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, यस सर। यही बता। ठीक है, और अगर ये ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा जिसपे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो ऐसे निकालेंगे। तो अगर ट्रायंगल होगा तो ऊपर पानी का कॉलम h/3 के लेवल पे होगा। करवाता हूँ मैं अगली क्लास में। ठीक है, कब चाय बना लिया जाफरी साहब, चाय हमें भी पिला दो यार। सर माइक ऑन कर दो। मैं कह रहा हूँ चाय हमें भी पिला दो यार। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। एग्जाम नहीं है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम ऐसा मान के चलो कि हम सबको 40 बच्चों या 36-27 बच्चे जितने भी तुम्हारी क्लास में हैं, सब ये मान के चलो कि हमारे को सितंबर में MMD के एग्जाम देने हैं। आई एम सेइंग टेक इट दिस वे एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बट अगर मैं तुम्हें कह दूंगा या तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि नहीं हमारे को नवंबर में एग्जाम देने, तो तुम स्लैक हो जाओगे, है ना। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, डोंट बी स्लैक, टेक इट एज इफ यू हैव टू गिव द एग्जाम्स इन द सितंबर मंथ ऑफ MMD। ऐसा मान करके चलो, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है? यस सर। और बताओ और क्या इशू आ रहा है? बस खत्म हो गए? एक चीज पूछनी, मतलब सर इतना सारा अभी सिलेबस सर इतना है, अभी ये 2-2.5 महीने सर जैसे लग रहा है सही में, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जैसे लग नहीं रहा है कुछ अभी पढ़ा है हमने। हाँ ये तो नॉर्मल है यार, ये नॉर्मल है क्योंकि अभी हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस पार्ट बाय पार्ट को पढ़ने के बाद सिस्टमेटिकली हम तब पढ़ेंगे, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जब तुम्हारे एग्जाम्स आ जाएंगे, है ना। तो पूरा सिलेबस एक बार में तुम एग्जाम से पहले पढ़ते हो। जब एग्जाम से पहले पढ़ते हो तो चीजें क्लैरिफिकेशन पे आती है कि हमारे को कितना याद है, कितना हमारे को समझ में आया और कितना हम एग्जीक्यूट कर पाए। तो अभी जो दिमाग में कंफ्यूजन है वो नेचुरल है, वो होनी होनी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। इट विल गेट क्लैरिफाई जब तुम एग्जाम की तैयारी करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 3 तारीख के बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू होंगे तो एग्जाम्स के लिए कंप्लीट टॉपिक तुम लेकर के बैठोगे, पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे और एग्जाम में जाकर के उसको एग्जीक्यूट करोगे। तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि हमारे को कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, क्या करना था, है ना। और वो जो एग्जाम्स है वो इसी बात की तैयारी है कि तुम्हारे को ये पता लगे, इंटरनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कि तुम्हारे को कितना आता है और कितना नहीं आता। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बताता हूँ मैं क्या होता है। या तो तुम पास हो जाओगे, है ना। अब ऑनलाइन एग्जाम में पास हो ही जाओगे, जैसे भी होगे, वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद जब हम तुम्हारे को पास आउट कर देते हैं, मोटा मोटी तुम्हारे को 20 से 25 दिन मिलते हैं MMD एग्जाम से पहले। हमारे पास आउट के बाद वो 20-25 दिन एग्जाम से पहले MMD के, वो 20-25 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट कनिष्क ने पूछा है, वो डाउट जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जैसे तुम्हारे इंटरनल एग्जाम दोगे। और फिर तुम्हारे को समझ में आएगा हमारे को क्या नहीं आता या हमारे को किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो वो जो 20-25 दिन तुम्हारे को मिलेंगे एग्जाम से पहले, उसमें तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़ाई करोगे तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। और जो डाउट आ जाएंगे हमारे से पूछते रहना, टीचर से पूछते रहना, एंड यू विल बी थॉरो बिफोर योर MMD एग्जाम। दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। कनिष्क बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। है ना। सो जो तेरे दिमाग में डाउट आ रहा है ना वो नेचुरल है, इट हैज टू बी देयर, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो इंटरनल एग्जाम्स के आसपास थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और फिर जो 20-25 दिन मिलेंगे उसमें अच्छे से पढ़ाई करोगे, MMD एग्जाम का थोड़ा डर भी रहेगा, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे।
मोस्ट ऑफ द गाइज की मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ेंगे। हाँ, जो थोड़ा सा हॉलीडे मूड में अभी भी रहेंगे, उनके फिर 2 4 5 अटेम्प्ट होते रहेंगे एंड दे विल लर्न इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, और बताओ, बस खत्म हो गई सारी प्रॉब्लम्स। सर कोई भी आरओआर भी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट नहीं हुई सर, आरओआर भी सर स्टार्ट नहीं हुई सर। आरओआर स्टार्ट दी। ओह, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। ये तो सलीम सर पढ़ा रहे हैं ना? हाँ सर, वो स्टेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो फिर स्टेबिलिटी पढ़ाने लग गए ना सर, तो आरआर पे ही लगे। तो अभी देखो, बहुत अच्छी बात है, अभी जैसे जैसे सर का एक ही टॉपिक रह गया, ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम है ना, तो अब सर सारा फोकस ट्रिम स्टेबिलिटी से निकाल करके he will start putting efforts in the ROR part, so don't worry। तो अभी जो 1.5 महीना है उसमें ROR शुरू हो जाएगी, नो इश्यूज ऑन दैट, क्योंकि अब मैंने सर को फ्री कर दिया हिंदशिप से, सो आई विल टेक ओवर फ्रॉम हियर फ्रॉम सलीम सर। तो हिंदशिप सारी मैंने पढ़ानी, पूरी की पूरी हिंदशिप मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी ऑन दैट। तो सर विल बी लिटिल फ्री, तो ही विल टेक ROR क्लास। और अच्छी बात है, इस मोड पे स्टार्ट करोगे एक साथ, अच्छी बात है, विल बी एबल टू कोप अप बेटर। और ROR का कोई होमवर्क तो होता नहीं है, ये और भी अच्छी बात है। एज सच कोई होमवर्क नहीं होता ROR का, वो क्लास में समझते हैं, क्लास में फंडामेंटली क्लियर करते हैं एंड देन वी मूव ऑन। हाँ, अगर तुम्हारे को रूल्स रटने हैं तो अलग बात है, जिसका मैं आई डोंट नो, सर सर लेट हिम से व्हाटएवर ही वांट्स टू से। आई एम नॉट अ वेरी गुड एडवोकेट ऑफ कोटिंग द रूल्स, आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। सर याद तो करो, याद तो हो ही नहीं सर पाता याद सर। तो करना पड़ेगा ना कोड करने के लिए भी। देखो सर, मैंने भी 3 ओरल्स दिए हैं जिंदगी में, सेकंड मेड दिया है, सॉरी सेकंड 3 नहीं 6 ओरल्स दिए मैंने। सेकंड मेड 2 बार में क्लियर किया, मेड्स मैंने 2 बार में क्लियर किया, मास्टर्स भी मैंने 2 बार में क्लियर किया। 6 ओरल्स में किसी ने भी मेरे को आज तक नहीं कहा कि कोड द रूल। यही सर अच्छी बात है सर, बस एक्सप्लेनेशन समझ आना चाहिए रूल का। मैं भी, और इनफैक्ट मैं आपको सच्चाई बताऊं तो हमने जब कैडेटशिप में थे सारे रूल्स रटे थे, अच्छे से रटे हुए थे, बट सेकंड मेड में भी किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं कि कोड करके बताओ, तो मैंने उसके बाद से छोड़ ही दिया कोटेशन करनी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल सभी पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल सभी पूछते हैं, सिचुएशन सभी देते हैं, so I have also gone through that, so I also believe in that only। quotation will not help too much but understanding of the rules will, है ना। तो मेरा भी पॉइंट ये है कि बाकी जो सलीम सर कहे फॉलो दैट, अंडरस्टैंडिंग। अगर वो कहते हैं कोटेशन कोड भी करो तो कोड भी करो, करना सीखो, और उसके लिए बेस्ट टाइम होता है कोटेशन का व्हेन यू गो फॉर अ फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, दैट टाइम यू लर्न ऑल योर कोटेशंस, बेस्ट टाइम टू लर्न। उसी चीज को रखने का सबसे अच्छा टाइम वही है, करके देखना, ट्राई दैट। हाँ, और बोलो। चल अभी बताओ टाइम कितना हुआ एग्जैक्ट? सर 10:55। 10:55, ओके। तो मेरे पास अभी तकरीबन 20 मिनट बाकी है। अब मुझे बताओ कितने लोगों के पास हिंदशिप के जो पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि एक व्हाइट वाली किताब थी और एक मोटी किताब होती है जिसमें हिंदशिप के क्वेश्चंस होते हैं, 2 अलग अलग किताबें, वो दोनों किताबें आप लोगों के पास है? यस सर। हैव एट दिस मोमेंट? यस सर। क्वेश्चन वाली है सर। हाँ, एक तो क्वेश्चन वाली किताब है और एक पर्टिकुलर्स वाली किताब होती है। क्वेश्चन वाली ही है सर, पर्टिकुलर्स नहीं है वो नहीं अच्छा, कोई बात नहीं। इसके पास डिजिटल किताब है, पतली वाली होगी डेफिनेटली, किसी ना किसी के पास डिजिटल बुक होगी सर। वो व्हाइट वाली सर? हाँ, व्हाइट वाली का डिजिटल वाला पार्ट, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट। नहीं सर, वो नहीं है सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अरेंज दैट। वो किताब बहुत जरूरी है, फिजिकल किताब जरूरी है, मेरी बात याद रखना। सबके पास वो किताब होनी चाहिए थी। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है, जब तुमने बैच शुरू किया था, बैच शुरू करने से 1 दिन पहले मैंने आप लोगों को मैसेज डाला था कि मक्कू चाचा से ये किताबें या तो मंगवा लो या किसी सीनियर जूनियर से अरेंज कर लो। उसमें एमवी हिंदशिप पर्टिकुलर्स का नाम भी डला हुआ था। क्या ये बात है? ये अरे अब कोई नहीं बोल रहा, क्या बात है भाई? चार्ट्स के लिए एक मैसेज डाला था कि चार्ट्स अरेंज करने हैं, चार्ट एल्मनेक 92 की होनी चाहिए, टाइट टेबल 92 की होनी चाहिए, एमवी हिंदशिप पर्टिकुलर्स होने चाहिए, आप लोग अरेंज कर लें। ये सब चीज लिख के भेजा था मैंने, और मैंने कहा भी था अरेंज करके रखना। चार्ट तो सर, चार्ट भी सर बहुत लेट हम लोगों ने ऑर्डर किया था सर, क्योंकि मक्कू चाचा अवेलेबल नहीं थे। हाँ नहीं, वो ठीक है, मतलब अब तो मेरा कहने का मतलब वो 2.5 महीने हो गए ना बेटा, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 मंथ तो किया था, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी भी कोशिश करो वो फिजिकल किताब सबके पास हो। अब कल मुझे क्लास लेनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक तुम्हारे पास वो किताब होनी चाहिए, सबके पास व्हाइट वाली पर्टिकुलर्स की किताब, और फिर दूसरी किताब क्या कहते हैं क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो सब लोग कोशिश करेंगे कल तक वो ले लें। और सब लोगों को मालूम है हमारे को कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं हिंदशिप की किताब में?
सर हाँ जी 77 कितने सर 1 to 77 ये मैंने शुरू में लिखवाया था तुम्हारे को शायद है ना। यस सर। ओके चलो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की सब लोग मेरा बोर्ड देख पा रहे हैं? यस सर। थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ, काफी दिन हो गए ना। ओके फ्रेंडशिप के अंदर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 77 तक करेंगे मोटा मोटा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है अगर तुम पुराने पास्ट पेपर्स उठा करके देखोगे तो तुम मुझे आकर के बताओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 84 भी आया हुआ है, ऐसा आप लोग कहेंगे मुझे। बट 84 का ना पार्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 77 में जो फंडा सिखाया हुआ है वही एप्लीकेबल हो गया, क्वेश्चन नंबर 84 का डाटा यूज किया गया। ठीक है, सो ये मत सोचना कि पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 84 भी आया हुआ है तो सर ने हमारे को ये वाले पार्ट क्यों नहीं कराए। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 70 तक ही है, बट मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 तक का जो कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट पेपर में भी आई थिंक 76 क्वेश्चन आया हुआ था या 77 क्वेश्चन का पार्ट आया हुआ था, अभी जो लास्ट तुम्हारे पेपर हुए थे अप्रैल में। ठीक है, तुम लोग देखे नहीं होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, जो भी फंडा मैं सिखाऊंगा दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू गाइज टू सेल आउट कंफर्टेबली इन स्टेबिलिटी पेपर। ठीक है, तो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगर हमारे को टाइम मिल गया कहोगे कि और आगे पढ़ा दो, तुम कहोगे कि मुझे गारंटी है मैं आगे भी करा लूँ, मुझे पहली बात तो ये है हमने आप जो भी स्टेबिलिटी करी है वो स्टेबिलिटी को हमें ऐसे समराइज करें, मतलब स्टेबिलिटी है समराइज। हमारे पास 3 डायमेंशन है, एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। पहले भी आ रही थी या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा था? नहीं सर आ रही थी, बात समझ में आ रही। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना वो बेसिकली ऐसे पढ़ा है। वाई एक्सिस में हमने पढ़ा केजी कॉन्सेप्ट, केजी के बाद हमने पढ़ा केबी कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा जीएम कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा फ्री सरफेस करेक्शन। क्या ये बात सही है? जी सर। यस सर। है ना? तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी वाई एक्सिस के अलोंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जब हमारे को हिंडशिप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज जो हमारे को स्ट्राइक डाउन करनी है कि ये कौन सी एक्सिस का क्वेश्चन है। तो बी क्लियर ऑन दिस। हमने तीनों एक्सिस पे चीजों को पढ़ा है छोटी किताब में। दूसरी चीज हमने पढ़ी जेड एक्सिस पे, वो हमने पढ़ी लिस्ट। क्या ये बात भी सही है? यस सर। काफी कम आवाज आ रही, क्यों कंफ्यूज हो क्या लिस्ट के बारे में? लिस्ट जेड एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे कैसे है? चलो मैं समझाता हूं। भाई हमारा एक जहाज है, वी हैव अ शिप, है ना। अलोंग दी लेंथ यानी कि फॉरवर्ड टू आप हमारी एक्स एक्सिस है। क्या ये बात सही है? और बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप, जैसे मेरा पेन मैंने अभी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया है, बॉटम टू टॉप ये वाई एक्सिस पे हमने केजी, केबी, जीएम, एफएससी पढ़ा था, हाँ या ना? यस सर। है ना। अब अगर हम पोर्ट टू स्टारबोर्ड की बात करें, जैसे मैंने पेन अभी रखा हुआ है पोर्ट टू स्टारबोर्ड, उस पोर्ट टू स्टारबोर्ड में हमने लिस्ट पढ़ी थी, तो लिस्ट बिलोंग्स टू जेड एक्सिस जैसा कि मैंने बनाया है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना। लास्ट चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रिम, ट्रिम बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस। क्या ये बात सही है? यस सर। अब ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं छोटी किताब में वो बेसिक्स हैं, वो हमारे फाउंडेशन स्टोन है। बट अल्टीमेटली हमारे को जहाज पे कैलकुलेशंस ऑफ शिप कैसे करनी है वो इन तीनों का जोड़ है, और वो है हिंडशिप पर्टिकुलर्स की किताब एंड एमवी हिंडशिप के क्वेश्चन। एग्जैक्टली जो हम जहाज पे करने वाले हैं, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली जैसा चीफ ऑफिसर करने वाला है, जैसे लोडिकेटर हमारे को कैलकुलेशन करके देता है, एग्जैक्टली वही सारी चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हम अगले 20-25 दिनों में करने वाले हैं, जो कि हिंदशिप के मेजर प्रॉब्लम्स हैं। ये 3 टॉपिक्स यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 टॉपिक हम करेंगे अभी। प्लस हिंदशिप में एक टॉपिक और है सिर्फ जो हमारे को करना है, एंड दैट इज कॉल्ड लोड लाइन। ये चौथा टॉपिक है जो हम हिंदशिप में करने वाले। सो टोटलिटी में ये 3 मेजर टॉपिक और ये साइड टॉपिक। ये साइड टॉपिक क्यों कह रहा हूं मैं? मेरे को तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं एआरआई में। आई हैव बीन टीचिंग स्टेबिलिटी फ्रॉम डे 1। 5.5 साल से मैं स्टेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। मैंने लोड लाइन का न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हुए नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन, और आई मे हैव मिस्ड आउट आल्सो, दैट कुड बी द केस, बट मैंने लोड लाइन का न्यूमेरिकल आते हुए नहीं देखा है। तो ये वाला पार्ट हम सबसे आखिरी में करने वाले। हम पहले इन तीनों पर ही फोकस करेंगे और सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ऑफ हिंदशिप। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 30 वाई एक्सिस को ही बिलोंग करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। है ना? उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस पे आएंगे। दिस विल बी दी माय सेकंड पार्ट। लिस्ट इसके बाद में कराऊंगा। लिस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर, जो मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 42, देन क्वेश्चन नंबर 44 टू क्वेश्चन नंबर 53। ये लिस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे उसके बाद हम करेंगे ट्रिम वाला पार्ट। जो ट्रिम वाले पार्ट के क्वेश्चंस हैं मोटा मोटी स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन 77। ये ट्रिम का पार्ट है। कुछ गड़बड़ करी है मैंने। क्या गड़बड़ करी है? 43 टू 53। हाँ, ये वाला पार्ट इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 टू क्वेश्चन 59, ये इसका पार्ट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 43 टू 53 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्वेश्चन 54 टू क्वेश्चन 59, ये वाला क्वेश्चन है 43 टू 53। ये लोड लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम सबसे आखिरी में करेंगे। तो पहले हमारा टारगेट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 30, जो कि वाई एक्सिस के क्वेश्चन है। हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम क्वेश्चन पढ़े हिंदशिप का, तो पहले ये आइडेंटिफाई करने का कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वाई एक्सिस का है, जेड एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू है। क्या बात कर रहा हूं मैं? स्लोली ग्रेजुअली मेरी बात समझ में आएगी जब हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चीजों को देखेंगे। बट एक लाइन ऑफ थॉट दे रहा हूं मैं कि हमारे को सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है हिंदशिप के अंदर में कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक को बिलोंग करता है, और फिर हम मूव ऑन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी स्पीड ठीक है? चलो, यहाँ पे अपनी क्लास में खत्म कर रहा हूँ आज की। कल आई वांट एवरीबॉडी टू हैव हिंदशिप पर्टिकुलर्स। स्पेशली 3 चीजें मुझे तुम्हारे से चाहिए। एक हिंदशिप पर्टिकुलर्स, एक बड़े वाला स्केल, लंबे वाला, छोटा वाला नहीं। आई वांट अ बिग स्केल, लंबे वाला, और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, स्केल भी तुम्हारे पास है, और हिंदशिप पर्टिकुलर्स भी होनी चाहिए। ये 3 चीजें स्पेसिफिकली तुम्हारे पास कल होनी चाहिए, एक नोटबुक और एक पेन के अलावा, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। तो फिर कल मिलते हैं विद ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस। जो भी मेरा पीरियड लगा होगा वहां से हम अपनी हिंदशिप की जर्नी शुरू करेंगे। बहुत आसान है हिंदशिप, बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। जो हमने छोटी किताब में पढ़ा है उससे भी बहुत आसान है। तो डोंट बी स्केर्ड अबाउट इट। अगर जो भी पहले प्री नोशंस हैं काफी आसान है, और जहाज पे कैलकुलेशन हमने वैसी करनी है। जहाज की कैलकुलेशन बहुत ही आसान, इट्स इवन इजियर शिप कैलकुलेशन, ठीक है। बट उसके लिए हमारे को एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बी सीरियस फ्रॉम टुमारो। थोड़े बहुत मजाक भी हम करता रहेंगे क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है, बट यस क्योंकि टाइम कम है तो विल ट्राई एंड यूटिलाइज मोर टाइम। मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ, मेरी बात याद रखना। हिंदशिप के नॉर्मल के हर रोज के मैं होमवर्क दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारे को होमवर्क करना भी पड़ेगा, याद रखना। सो देयर विल बी होमवर्क फ्रॉम टुमारो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। चलो, किसी को कोई बात करनी है? एनीथिंग एल्स? अदरवाइज वी विल फिनिश द क्लास हियर। नो, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो, ये पतली वाली हिंदशिप पर्टिकुलर्स की किताब है तो वो खोल लीजिए। कोई है जिसके पास नहीं है? Anybody who does not have this white book of Hinship particulars as well as the scale as well as the scientific calculator with single memory? हाँ जी, किसके पास किताब नहीं है? विनीत अग्रवाल, विनीत कमेन, विनीत है ही नहीं। चलो, ये भी अच्छी बात है।
व्हाइट किताब है बेटा तेरे पास? यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो सब लोग पहले व्हाइट किताब को खोलो और मुझे बताओ सबसे पहला पेज क्या है। लेट्स हैव द फैमिलियराइजेशन विद दिस बुक बिफोर वी प्रोसीड टू द हिंटशिप क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर केएम जीएम जीजेड कर्व्स एफएससी नोट्स दिए हुए हैं बेटा, जो तू कह रहा है ना नोट्स की बात है, NOTES लिखा हुआ नोट्स। पहले पेज की बात कर रहा हूँ यार। द फर्स्ट पेज व्हेन यू ओपन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अच्छा नोट्स लिखा हुआ है यार। कौन सा पेज खोला तुम लोगों ने? सर वो ऊपर हेडिंग है सर एमवी हैंडशेप, उसके नीचे लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग द स्ट्रीम एंड स्टेबिलिटी डेटा फॉर द एमवी। आगे बोल। बोलता रहे। So the following should be taken into account unless otherwise stated. सारे 1 2 3 4 हैवी ऑयल की डेंसिटी दी हुई है। यस सर। हाँ ये इसी को नोट्स कहते हैं। नोट का पेज है। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं ये क्या है। इस पेज पे जो हैवी ऑयल डीजल ऑयल की डेंसिटीज दी हुई है, अब तुम छोटी किताब की क्वेश्चंस याद करो, वहां पे ना हैवी ऑयल की डीजल ऑयल की डेंसिटी दी होती थी। हिंटशिप पर्टिकुलर्स में जब क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारा डेटा क्वेश्चन में होगा ही नहीं, बहुत सारा डेटा तुम्हारे को इस बुकलेट से निकालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दी हैवी ऑयल की डेंसिटी, डीजल ऑयल की डेंसिटी, लूब ऑयल की डेंसिटी, या जो भी इस पेज पे दिया हुआ है वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा। तो एक बारी सारे लोग इस पेज के जो कंटेंट है हल्का सा रन थ्रू कर लो। हो गया सबका? अब आ जाओ इंडेक्स पेज पे, जहां पर पूरे बुकलेट का इंडेक्स दिया हुआ है। दिव्य कुमार सक्सेना बेटा पेज नंबर बता मुझे, कौन सा ये वाला? सर इंडेक्स के नीचे लिखा है 1, पेज नंबर 1। ओके वेरी गुड। अब देखो इंडेक्स में कभी भी तुम्हारे को किसी पेज पे जाना पड़ेगा तो इंडेक्स इज ए वेरी गुड रेफरेंस। स्पेशली अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब तुम एमएमडी का एग्जाम दे रहे होगे उस वक्त, क्योंकि नर्वसनेस होती है, टाइम कम होता है, इंडेक्स पेज विल बी वेरी हैंडी। बट वो तुम तभी यूज कर पाओगे एमएमडी एग्जाम में जब तुम यहाँ पर उसकी आदत डालोगे। ठीक है? सो इसके अंदर में तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है हमारा वो 7 और 8 नंबर पेज है, या 6 और 7 उसका नाम होगा। हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स लिखा होगा क्या इस पे, इंडेक्स पे लिखा हुआ है? यस सर 7 और 8 पेज नंबर 6 हाइड्रोस्टैटिक टेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज दैट वी हैव टू रेफर टू एवरी टाइम। तो 7 और 8 पेज नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इसी पेज पे चलते हैं। गो टू पेज नंबर 7 and 8। ओके सर। सब लोग पहुंच गए? अब आप लोग देखोगे इसमें ना 9 कॉलम्स बने होंगे। पहला कॉलम ड्राफ्ट का होगा, दूसरा कॉलम डिस्प्लेसमेंट का होगा, तीसरा कॉलम टीपीसी का होगा, टन्स पर सेंटीमीटर का, चौथा कॉलम एमसीटीसी मालूम है किसी को? मूवमेंट टू चेंज द ट्रिम बाय 1 सेंटीमीटर। अच्छा तुम लोग ट्रिम कर रहे हो अभी, तुम्हें मालूम होगा। ओके फिर उसके बाद में एलसीबी, एलसीएफ, वीसीबी, केएमएल, केएमटी और केएमएल के कॉलम होंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके तो टोटल ये 9 कॉलम है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो सारे कॉलम्स हैं ये सारे चलते हैं फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। फर्स्ट कॉलम इज ड्राफ्ट, जिसके नीचे लिखा हुआ बीके क्या है? अरे किसी को नहीं पता? बिल्ज कील, एब्सोल्युटली बिल्ज कील बेटा, इसका मतलब है बिलो कील। ठीक है, नॉट बिल्ज कील। क्या अजय पुरी सर अभी बिल्ज कील पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा चुके हैं? पढ़ा सर आज रिवाइज। अच्छा अभी अच्छा रिवाइज हुआ है आज, चलो कोई बात नहीं। दिस इज बेसिकली बिलो कील। बेसिकली फंडामेंटल क्या है, जो ड्राफ्ट की मेजरमेंट होती है वो कील प्लेट के ऊपर से नहीं होती है, कील प्लेट के नीचे से होती है ना? तो कील प्लेट अगर 20 mm की कील प्लेट है तो थिक प्लेट, तो 20 mm लूज होता है, इसीलिए जो ड्राफ्ट की जो मेजरमेंट होती है हमेशा बिलो कील से होती है, इसलिए जो बीके लिखा हुआ है दैट इज बिलो कील। एक बात, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, उसके नीचे जो ड्राफ्ट दिए हुए हैं वो 20-20 सेंटीमीटर के गैप में दिए हुए हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। सो लेट्स से अगर मैं कहूं तुम्हारे को कि 5 मीटर ड्राफ्ट के ऊपर जहाज के हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स निकालो, तो तुम लोग क्या करोगे? 5 मीटर पे जो तुम्हारे हाथ में स्केल है, स्केल निकालो सब लोग। आई वॉन्ट यू टू यूज द स्केल, प्लीज डू इट नाउ। कोशिश करो सही चीजों की आदत डालें।
स्केल के बिना भी हम कर सकते हैं, मुझे मालूम है, बट स्केल की आदत बहुत जरूरी है। नहीं तो एमएमडी एग्जाम में क्या होगा, नर्वसनेस के टाइम पे जब टेंशन में होंगे, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूज टू द स्केल, गड़बड़ करके गलत वैल्यू पढ़ के गलत करके आओगे पूरा क्वेश्चन। इसीलिए आज ही ये जरूरी है कि आप लोग सब स्केल यूज करें। 5 मीटर पे जो मैं पूछ रहा हूँ उस पे स्केल को रखें और मुझे एक एक करके वैल्यू बताएं। गुरपिंदर सिंह, आप बताएंगे सारी वैल्यू। यस सर, डिस्प्लेसमेंट इन टन्स है 9788, टीपीसी इन सेंटीमीटर्स है 2208, एमसीटीसी है 116.8, एलसीबी है फॉरवर्ड 73.016, एलसीएफ फॉरवर्ड एपी है 72.917, वीसीबी 2.684, केएम 8.890 एंड केएम मेटासेंट्रिक 2427.7। ओके, वेरी गुड। अभी गुरपिंदर तूने स्केल यूज किया था बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखो स्केल यूज करने का फायदा क्या होगा, अभी 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसकी ना इंटरपोलेशन करेंगे। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग हर बार स्केल यूज करें, चाहे मुझे मालूम है पढ़ना आसान है लेकिन फिर भी स्केल यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं 1 बाय 1, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज, इस पेज पे ना 2 चीजें लिखी हुई। अगर ऊपर जाओगे तो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स के नीचे में ना डेंसिटी की एक वैल्यू दी हुई है। बताएं मुझे क्या लिखी हुई है। असद मोहम्मद जाफरी, प्लीज बताएं। सर 1.025 सॉल्ट वाटर। क्या मतलब है इस बात? सर ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट है सब सर सी वाटर के हिसाब से है सर, सी वाटर डेंसिटी पे। हाँ, ये जो सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं ये ऑल आर इन डेंसिटी सॉल्ट वाटर। अब डेंसिटी सॉल्ट वाटर के हिसाब से क्यों दिए? दुनिया में अगर हम पोर्ट्स को छोड़ दें, कोस्टल वाटर्स को थोड़ा सा छोड़ दें, तो मेजर वाटर की जो डेंसिटी है वो 1025 है, दैट इज द सॉल्ट वाटर डेंसिटी, सी वाटर डेंसिटी 1025। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर के लिए दिया हुआ है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक ये कहता है कि हम हमेशा सॉल्ट वाटर में तो होंगे नहीं, हम जब पोर्ट्स में जाएंगे, लेट्स से मैं शंघाई की बात कर लूं तो शंघाई में डेंसिटी अराउंड 1 है। एनीबॉडी नोज अबाउट इट? किसी ने डेंसिटी मेजर की है शंघाई की? किसी ने नहीं करी, सरप्राइजिंग। ओके, इट्स अ फ्रेश वाटर पोर्ट। हांगकांग के पास नहीं, हांगकांग अलग है बेटा, शंघाई अलग है, कोई बात नहीं। बेसिकली मेरा फंडा क्या समझाने का था, कभी कभी वहां पर हमारे को 998 997 भी डेंसिटी मिलती है शंघाई में, तो 1000 के पास उसकी डेंसिटी है। बट अगर किसी भी और पोर्ट की बात करूं तो 1005 1010 1014 1022 कुछ भी और डॉक वाटर डेंसिटी हो सकती है। क्या ये बात सही है? यस सर। तो अगर डेंसिटी कोई और दी हुई है तो हमारे पास ऐसा जैसा टेबल तुम्हारे पास बना हुआ है 1025 के लिए, तो हर डेंसिटी के लिए एक टेबल होना चाहिए था। क्या ये बात सही नहीं है? नहीं सर। एक्चुअली लॉजिकली ये सही है, जो मैं बात पूछ रहा था, होना यही चाहिए था। बट अगर हम ऐसा करते तो बहुत सारी डेंसिटी के बहुत सारे पेजेस बन जाते। तो हमने एक फंडा लगाया कि क्यों ना जो भी कैलकुलेशंस कर रहा है उसको एक फंडामेंटल सिखाते हैं। फंडामेंटल क्या कि अगर आपका जहाज किसी और डेंसिटी पर है तो ये सॉल्ट वाटर पर्टिकुलर्स यूज करते हुए उस डेंसिटी के लिए कैसे इंटरपोलेट करके हमारे को उस डेंसिटी के पर्टिकुलर्स निकालने हैं। जो बात मैंने अभी कही कितने लोगों को समझ में आई? आ गया सर तुम्हें? ओके, सबको आ गया? दोबारा यूज कर रहा हूँ ये बात क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है। हमारा जहाज, हम जब पोर्ट में जाते हैं, लेट्स से डेंसिटी है हमारी 1010 की, तो हम जब लोडिंग डिस्चार्जिंग करेंगे तो 1010 पे करेंगे। अब जब 1010 पे करेंगे तो उस वक्त हमारे जहाज का डेटा क्या है वो मैं कहां से निकालूंगा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बुकलेट है जो तुम्हारे हाथ में है जहाज पे, इसको हम कहते हैं ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में जो डेटा मेरे को दिया हुआ है वो 1025 के लिए दिया हुआ है। बट मैं तो लोडिंग या डिस्चार्जिंग 1010 पे कर रहा हूं, तो मेरे को 1010 का डेटा कहां से मिलेगा? 1010 का डेटा निकालने के लिए या तो मेरे पास 1010 का ऐसा ही 1025 वाला पेज होता, या फिर मुझे कोई तरीका मालूम हो जिससे मैं 1025 का डेटा यूज करके 1010 पे समहाउ अपनी वैल्यूज निकाल लूं। दोबारा मैंने ये बात समझाई है, आई थिंक अब ज्यादा क्लियर हुई। यस सर क्लियर है। बात याद रखना,
हिंडशिप का जो मेजर पार्ट है, मेजर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है जो मैं अभी बात कर, इसको फर्दर आगे लेके जाऊंगा जब मैं इस फंडे को समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये फंडा ना समझाऊं, कल समझाऊं ये फंडा, क्योंकि सारी गेम इसी फंडे की है ना। उससे पहले मैं सिर्फ उसका एक भूमिका बांध रहा हूँ, एक लाइन ऑफ थॉट रखा हूं तुम्हारे सामने, ताकि जब मैं ये बात समझाऊंगा एक रात गुजर जाएगी, थोड़ा सोचना इस बारे में, और फिर जब मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आए। ठीक है, एक बात। अब पहला कॉलम है ड्राफ्ट का, दूसरा कॉलम है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। सिर्फ बोर्ड पे समझाता हूँ, एक मिनट। ये हमारे 9 कॉलम्स है। इन 9 कॉलम्स में से सारी गेम स्टार्ट होती है इसके अलोंग। इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ध्यान से देखो, मैंने ब्लू में बनाया है इसलिए इनको अलग रंग दिया, इसको अलग रंग दिया है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप, दीज आर कॉल्ड एज सेकंड ग्रुप। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि ये बड़े स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ है। ये पहले जो 3 ब्लू वाले मैंने लिखे हैं ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और जो बाकी 5 वाले हैं वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट सारे चलते हैं इसके हिसाब से ही है। क्लियर हुई बात? जो फर्स्ट ग्रुप है, दिस ग्रुप इज डेंसिटी डिपेंडेंट, सेकंड ग्रुप इज अंडर वाटर वॉल्यूम डिपेंडेंट, और वी कैन से ड्राफ्ट डिपेंडेंट। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन करो, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे बनाया हुआ है, नोट डाउन करिए। इन दोनों की क्लैरिफिकेशन कल करूंगा, आज नहीं। हाँ जी, हो गया या अभी लिख रहे हो? यस सर, हो गया। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। चल 1 मिनट को। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा इस टेबल का यूज समझाता हूँ, कैसे करेंगे, इंटरपोलेट कैसे करेंगे। थोड़ा हम कल करेंगे। अगर मेरा ड्राफ्ट था 5 मीटर का, तो आप सीधा ये वैल्यूज पढ़ लेंगे, है ना। अगर मेरा ड्राफ्ट था 5.2 का, तो भी आप सीधा एक वैल्यूज पढ़ लेंगे। क्या है, ये बात सही है? यस सर। बट अगर मेरा ड्राफ्ट है 5.15 मीटर, अभी मैं क्या करूं, एक इंटरपोलेशन सिखा रहा हूं, बाकी आप कर सकते हैं अपने आप। मुझे 5 मीटर पे W की वैल्यू बताना एक बारी। 9788। 5.2 पे 10230। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है, मतलब 5 से 5.2 में इंक्रीजिंग वैल्यू है, इसका मतलब हमारी 5.15 की वैल्यू 9788 से ज्यादा आने वाली है और 10230 से कम आने वाली है। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? मैं भी अपना कैलकुलेटर निकालूंगा। 4, ठीक है, 442। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.2। तो 0.2 के लिए तो डिफरेंस इज 442। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 0.15। दिस इज प्रोपोर्शनल टू x। हमारे को x निकालना है पहले, यानी कि अगर और 5.2 में डिफरेंस है 442 का, तो 0.15 के लिए डिफरेंस कितना होगा? दैट इज दी x। तो x कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। कितने लोगों को मालूम है ये बात, या करके दिखाऊं प्रॉपरली? 442 डिवाइड बाय 0.2 करिए, कितनी वैल्यू आ रही है? सर 331.5। 33। ओके, अब ये x की वैल्यू है डिफरेंस के लिए, बट हमारे को तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट एट 5.15 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 331.5। एक बार करना, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? सर 10। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एट 5.15 मीटर ऑफ ड्राफ्ट in salt water, the displacement of our vessel will be 10119.5। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस सर, समझ गए। यस सर। कर लोगे? सब लोग कर लोगे? हाँ सर। इसमें गलती होने के चांस कहाँ होते हैं, पहले मैं वो समझा दूं बस। जब ये वैल्यू डिक्रीजिंग होती है, यानी यहाँ से यहाँ, जब आपको 8 वैल्यूज निकालने को मैं बोलूंगा, तो आपको लगेगा 5 से 6 वैल्यूज तो सारी इंक्रीज करती हुई है,
कोई एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होगी जो डिक्रीज कर रही होंगी, वो भी आप इंक्रीजिंग के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं पर गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, ये जो इंटरपोलेशन मैंने अभी करी है, अब ये समझ लो बहुत ज्यादा इंटरपोलेशन तुम अगले 1 महीने में करने वाले हो। सर में दर्द हो जाएगा, इतनी इंटरपोलेशन तुम करने वाले हो। बट क्योंकि तुम्हारे को मालूम है कि सर में दर्द होने वाला है, 2 ऑप्शन है, या तो खुशी खुशी इसको झेल लो, अपना लो, या फिर रोते रोते इस काम को करोगे। तो ऑप्शन जो है यही है कि करना ही पड़ेगा। पहले से ही दिमाग को ट्रेन कर लो कि भाई ये कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इंटरपोलेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बट यही काम रोते रोते करोगे तो करना फिर भी पड़ेगा, और एग्जाम में गलती भी हो जाएगी, नंबर भी छूट जाएंगे, है ना। मैं तो बड़े आराम से एक ही वैल्यू ली है, मेरे भी सर में दर्द हो जाता है, पर तुमने तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो माइंड मेकअप कर लो कि बहुत सारी इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कितनी इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी अभी। तो प्लीज मेकअप योर माइंड। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पेज है, मोटा मोटी ये पेज समझ में आ गया? यस सर। है ना? यस सर। सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की बात जो मैंने करी है वो मैं अभी नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं कल ही समझाऊंगा, क्योंकि सारा गेम उसी का ही है। 1025 से किसी और डेंसिटी पे कैसे डेटा निकालना है वो भी मैं कल ही समझाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। अब वापस से अपने पेजेस खोलो और उसमें आई थिंक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पेज, ये सारे पेजेस इंडेक्स पेज पे आ जाओ और मुझे बताओ 11, 12 वाले पेज पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है? Sir, capacities and centers of gravity COG of refrigerated cargo in domestic chamber. एब्सोल्युटली। अब इस वाले पेज पे आ जाओ, कैपेसिटीज ऑफ कार्गो, कैपेसिटीज ऑफ होल्ड। क्या इस पे आप सारे जहाज के होल्ड लिखे हुए देख पा रहे हो, उनकी कैपेसिटीज देख पा रहे हो, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ देख पा रहे हो? Yes, sir. सो द पॉइंट इज व्हाट, छोटी किताब के जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो उसमें लिखा होता था कि अगर हम होल्ड नंबर 1 में कार्गो लोड करने वाले हैं तो उसका डेटा, होल्ड नंबर 1 का डेटा क्वेश्चन में ही लिखा होता था। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें होल्ड नंबर 1 का डेटा नहीं दिया होगा, तुम्हारे को उस क्वेश्चन को पढ़ करके इस पेज पर आना पड़ेगा। इस पेज पर से होल्ड नंबर 1 का, होल्ड नंबर 3 का, होल्ड नंबर 5 का डेटा निकालना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सो अगर आप लोगों की इस पेज से फैमिलराइजेशन नहीं होगी तो जब क्वेश्चन में डेटा मांगा जाएगा तो तुम ढूंढते रहोगे, डेटा तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, या तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कहां से डेटा निकालना है। इसीलिए इस पेज की फैमिलराइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 13, 14 वाला पेज देखो, उसमें बैलास्ट टैंक, डीजल ऑयल टैंक्स, फ्यूल ऑयल टैंक्स का डेटा दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं नंबर 5 फ्यूल ऑयल टैंक, तो आपको कहां से उसका डेटा निकालना है ये पेजेस में दिया हुआ है। देखो अगले आगे वाले इसके आगे पेजेस में बैलास्ट टैंक की मैं बात करूं, उसका डेटा कहां दिया हुआ है, उसी पेजेस में दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज पेजेस, स्लो एंड स्टेडी पढ़ो उसको, हल्का सा नजर भर उठा करके देखो कौन कौन से कॉलम दिए हुए हैं, मुझे बताओ, फिर मैं एक एक करके हल्की हल्की सी बात करके आगे मूव ऑन करूं। दिव्यांश श्रीवास्तव, बेटा तू बता दे मेरे को क्या क्या दिख रहा है तेरे को? सर सारे टैंक दिख रहे हैं, नंबर 1 डीबी टैंक। देख तूने ध्यान से नहीं पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 डीबी, तूने बोल तो दिया, इसके ऊपर एक बोल्ड में हेडिंग लिखी है, बता वो पे क्या लिखा है? डेंसिटी ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल के टैंक की बात करी है तूने, ठीक है ना? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नंबर 1 डीबी है ये फ्यूल ऑयल टैंक भी है और डबल बॉटम टैंक भी है। बट जब हम बैलास्ट की बात करेंगे तो एक पेज पलट के देखो, उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ बैलास्ट टैंक स्टार्ट हुए हैं, वहां पर देखो नंबर 1 डीबी लिखा हुआ है, सब लोग देखो। यस सर। तो कंफ्यूजन नहीं करना, अगर क्वेश्चन में फ्यूल ऑयल टैंक की बात की है तो फ्यूल ऑयल टैंक वाले पेज पे जाकर उसके टैंक का डेटा निकालना है, अगर उसमें बैलास्ट टैंक की बात की है तो बैलास्ट टैंक पे जाके उसका डेटा निकालना है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सब लोग पढ़ो। यस सर। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है? श्रीवास्तव साहब बताएं मुझे, फ्यूल ऑयल का कॉलम बताएं, कॉलम बाय कॉलम क्या क्या दिया हुआ है? कंपार्टमेंट का नाम, उसका जो रीड नंबर है, टैंक्स की कैपेसिटी बाय 100%, 98%, आफ्टर दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टैंक, वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स एंड फ्री सरफेस मूवमेंट ऑफ द टैंक एट फ्री सरफेस करेक्शन मूवमेंट दिया हुआ है।
हाँ जी सर। एफएससी लास्ट कॉलम किसका है? फ्री सरफेस मूवमेंट का सर, एट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1। हाँ, ये तूने अच्छी बात की, तूने पहली बार किसी बंदे ने पूरा ये बात पढ़ी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। इसमें जो अभी श्रीवास्तव साहब ने बोला, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम हमेशा टैंक की 100% कैपेसिटी वाले कॉलम से ही डेटा निकालेंगे। वो जो 98% वाला डेटा दिया हुआ वो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। पहली बात, 100% वाला डेटा यूज करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ टैंक जो दी हुई है वही हम इसमें से पिकअप करके यूज करेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एफएसएम या एफएससी का कॉलम दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अगर इस टैंक में फ्रेश वाटर होता तो ये वैल्यू होती। तो अगर इसमें हैवी ऑयल दिया हुआ है तो हैवी ऑयल की जो डेंसिटी मेंशन कर रखी है उस डेंसिटी से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस टैंक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एफएससी की। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये तो खैर नहीं है, बहुत सारी गलतियां, ध्यान से देख लो। नहीं आई ना, मुझे मालूम है, अभी बोर्ड पे समझाता हूँ, 2 मिनट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गलतियां इसी चीज की होती है, सबसे ज्यादा। आई विल से मैक्सिमम। ये बिठा दो भाई, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो तो। हाँ जी, यस सर। भाई मेरी स्पीड ठीक है? कुछ कुछ मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? ये वाली ऊपर से गई, बाकी तो सब समझ आया। ये वाला तो मैंने समझाया नहीं ना अभी, और ये वाली ज्यादा समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, है ना? फिर भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ, चिंता ना करो, एक एक चीज समझ में आएगी, गारंटी है मेरी। ये जो एफएसएम का कॉलम है इसमें नंबर 1 डीबी की वैल्यू बताओ क्या दी हुई है? कितनी, मेरे को समझ नहीं आया। 657। ओके, ये एफएसएम की वैल्यू दी हुई है एट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 अगर इसमें फ्रेश वाटर होता। सही है? एफएसएम का मतलब क्या होता है? आई इंटू डी आई। क्या ये बात सही है? इसका मतलब डी आई की वैल्यू है 1, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 657। बट अगर इस नंबर 1 डीबी में हैवी ऑयल है, हैवी ऑयल की डेंसिटी बताओ ऊपर क्या दी हुई है? इसी पेज पे लिखो 0.5। अगर इस टैंक में अगर हैवी ऑयल होगा, अगर, तो हैवी ऑयल ही तो मूव करेगा। अगर हैवी ऑयल मूव करेगा तो इसकी एफएसएम क्या हो गई? आई इन डेंसिटी ऑफ हैवी ऑयल। क्या ये बात सही है? इसका मतलब अगर इसमें हैवी ऑयल है तो इस टैंक की डेंसिटी, इस टैंक की एफएसएम कितनी हो गई? 657 इन 0.95। बताना कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 6 to 4.15। 6 to 4.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे को ये एफएसएम की वैल्यू क्वेश्चंस में लगानी है, 657 मत लगा देना। अब समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? ये गलती बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हर कॉलम में, अब हर एक कॉलम में देखो एफएसएम के साथ में लिखा हुआ है एट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। इसका मतलब हमारे को हर बार डेंसिटी ध्यान में रख के इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो, अब जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पेजेस। 5 मिनट दे रहा हूँ, ये 11 से 19 तक जितने भी पेजेस है उनको एक बारी पढ़ो, देखो, समझो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, फिर आगे मूव करता हूँ। इसमें जो नंबर 1 डीबी टैंक है बैलेस्ट वाले पेज में, हाँ, उसमें एफएसएम 419 दिया हुआ है, तो एक ही टैंक अलग अलग कैसे हो रहा है? एक्चुअली में क्या है, एक कंफ्यूजन है इस किताब के अंदर में। कंफ्यूजन क्या है, अगर हम दोनों के पर्टिकुलर्स चेक करें, नंबर 1 डीबी ऑफ फ्यूल ऑयल एंड नंबर 1 डीबी ऑफ बैलास्ट टैंक, दोनों के पर्टिकुलर सेम है, बट दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। सो अगर क्वेश्चन आता है तो जो वैल्यू किताब में दी हुई है वी विल यूज दैट वैल्यू, सिंपल। क्योंकि हम जब जहाज पे जाएंगे, समझना बात को, हम जब जहाज पे जाएंगे तो जहाज की जो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट होगी, अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं दी हुई तो जो पेज पे वैल्यू दी होगी हम वही यूज करने वाले हैं लॉजिकली। सो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सो नंबर 1 डीबी बैलास्ट के लिए जो वैल्यूज दी हम वो यूज करेंगे, नंबर 1 डीबी फ्यूल ऑयल के लिए जो वैल्यूज दी हम वो यूज करेंगे। जबकि गो टू पेज नंबर 19, हैव अ लुक। एक 19 नंबर पेज पे जाओ, तेरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं अभी। 19 पेज पे ना सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हर एक टैंक का, देखो जरा। 18 या 19 पेज है, ऐसी पेज है मुझे जो याद आ रहा है, मेरे पास किताब नहीं है अभी, मैं बस याद से बता रहा हूँ। यस सर। 18 है सर। एफएससी का 18 सर। 18 है सर। 18 है। अच्छा, 18 में क्या वैल्यू दी है नंबर 1 डीबी की? 419 सर। अब यहाँ पे नंबर 1 डीबी एक ही दिया हुआ है, सही है कि नहीं? तो लॉजिकली पॉइंट ये होना चाहिए था कि इसकी वैल्यू भी हम वहां पे मॉडिफाई करके 419 कर देते।
बट अगर इसकी कोई करेक्शन ही नहीं आई है तो इसका मतलब इस जहाज पे कोई खास बात होगी जिसकी वजह से ये ऐसा दिया हो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जैसा पेज पे दिया हुआ है हम वो वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक बार देखो सब लोग 11 से 19 तक पेज, जस्ट गो थ्रू इट, कॉलम पढ़िए। सर क्यों चेंज हो सकती है इसकी वैल्यू, एक रीजन? मेरे को लगता है कुछ मिसप्रिंट है यार, ये गलती है जो चलती आ रही है। और अब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हो जहां पर ये कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो। ठीक है, बट लॉजिकली मेरे हिसाब से भी या तो ये दोनों टैंक एक ही है, कभी इसमें डीजल ऑयल भर दिया, कभी इसमें फ्यूल ऑयल हैवी ऑयल भर दिया या बैलेंस भर दिया। बट ये क्लैरिफिकेशन इस पेज की गलती का अभी तक मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों गलती है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा दिया हुआ है हम उसको वैसे यूज करें तो बेहतर है। एट द सेम टाइम पिछले 5 साल से ऐसा कोई नंबर 1 डीबी या नंबर ऑफ फ्यूल ऑयल को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आई हो। सर अगर इस बार आ गया तो कोई बात नहीं, उससे पहले मैं तुम्हारा क्लैरिफाई कर दूं। किसी की किस्मत हमारी तरह नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूं, हमारे बैच वालों की किस्मत बहुत खतरनाक है सर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को क्लैरिफाई कर दूंगा इस बात को लेकर थोड़ा सा। ओके सर, ठीक है, डोंट वरी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज है 6 और 7। 6 और 7 के बाद ये 11 से लेकर 19 तक पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वे, जब हमारे को डेटा निकालना पड़ेगा किसी भी टैंक का, किसी भी होल्ड का, किसी भी चैम्बर का, वो कहां से निकालना है? ये 11 से 19 पेज से ही डेटा निकालना है हमारा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पेज नंबर 25, आई थिंक 25 या 23 पेज होगा। लोड लाइन देखा लिखा होगा उस पे, लोड लाइन डेटा दिया। यस सर, लोड 23 वाला पेज हो। तो 23 वाले पेज पे जो डेटा दिया हुआ है, अगर लोड लाइन का क्वेश्चन आता है तो इस पेज को रेफर करेंगे। एट द सेम टाइम इस पेज पे समर डिस्प्लेसमेंट, विंटर डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। क्या ये बात सब लोग देख पा रहे हैं या नहीं? यस सर। तो अगर तुम्हारे को समर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, विंटर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है इस जहाज की, एमवी हिंदशिप की, तो इस पेज को रेफर करना पड़ेगा। और डेफिनेटली फॉर लोड लाइन के लिए कील से लेकर डेक लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे को चाहिए होगा। तुम्हारे को समर ड्राफ्ट चाहिए होगा, तुम्हारे को विंटर ड्राफ्ट चाहिए होगा, तुम्हारे को ट्रॉपिकल ड्राफ्ट चाहिए होगा, वो इस पेज से ही मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट के 2 कॉलम दिए, 1 कॉलम दिया हुआ है। 2 कॉलम में अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। 2000 kgs and 1016। हाँ, कौन सी वाली कौन सी है? 2 वैल्यूज कौन सी है? एक टन वाली, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। एक मैट्रिक टन वाली वैल्यूज हैं और एक लॉन्ग टन वाली वैल्यूज हैं। जो भी बड़ी वैल्यू है वो मैट्रिक टन की वैल्यू है। सो समर डिस्प्लेसमेंट की राइट वैल्यू इज 19617। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 19617 वाला जो कॉलम है पूरा वो मैट्रिक टन वाला कॉलम है। और हम क्वेश्चन में जहां भी ये वैल्यू यूज करनी है वो मैट्रिक टन की ही वैल्यू यूज करनी है, हमें लॉन्ग टन की वैल्यू नहीं यूज करनी। लॉन्ग टन का मतलब, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 1 मैट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो और 1 लॉन्ग टन का मतलब होता है 1016 kg। ठीक है, ये हम यूज नहीं करते एक्सेप्ट फ्यू पोर्ट्स, सुएज हो गया, अमेरिका हो गया, नॉट फॉर लोडिंग पर्पसेस बट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो हमारे को जो यूज करना है वो मैट्रिक टन ही यूज करना है। तो जो पहले कॉलम की, आई डोंट नो पहला कॉलम है या दूसरा कॉलम है, जो भी बड़ी वैल्यू है मैट्रिक टन वाली, वो वाले कॉलम की वैल्यूज को लेकर के हम मूव ऑन करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट इस बात को लेके, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? ये पेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे काम का है। अब आ जाओ पेज नंबर 30-31 आई थिंक, जहां पर कंडीशन नंबर 1 लिखा हुआ है। इंडेक्स पे भी देख सकते हो कंडीशन नंबर 1 कहां पे शुरू हो रही है? 38 पे है। 38 पे, ओके। 38वां पेज देखो। अब ये 38वें पेज से लेकर लास्ट तक, नॉट लास्ट तक, समवेयर अराउंड लास्ट तक 11 कंडीशंस दी हुई है जहाज की। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5 एंड सो ऑन टिल कंडीशन नंबर 11। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पे जाओ। क्या ये लाइट शिप कंडीशन दी हुई है? देखिए खोल के एक बार ध्यान से। यस सर। एक बार ही यस सर। आराम से इसके कंटेंट पढ़ो, लेफ्ट साइड के फर्स्ट कॉलम पे, नॉट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पे जो पूरा कंटेंट दिया हुआ वो पढ़ो। क्या क्या दिया हुआ है अपने आप पढ़ो। सारे होल्ड, सारी
टैंक्स के बारे में दिया हुआ है। यस सर। और उसके आगे सारे कॉलम में नील खाली खाली लिखा हुआ है। यस सर। क्योंकि ये लाइट शिप है। जब जहाज बन के तैयार हुआ उस वक्त इस जहाज का डेटा यानी फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आफ्ट ड्राफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, केजी, देखो नीचे बॉटम में ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। क्या सब लोग पढ़ पा रहे हैं? यस सर। तो अगर क्वेश्चन में वो कहता है, फ्रेंडशिप के क्वेश्चन में कैसे आएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मेनी डेटा ही विल जस्ट से एज पर कंडीशन नंबर 1। जहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा एज पर कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 के लिए तुम्हें इस पेज पर आना पड़ेगा। इस पेज पे जो डेटा दिया हुआ है उसको स्टार्टिंग वैल्यू समझ रहे हो, क्वेश्चन की स्टार्ट वैल्यू दी हुई है इस पेज पे। ये समझ में आ रही है बात? तो यहां से डेटा पिकअप करना पड़ेगा। लेट्स से वो कहेगा एज पर कंडीशन नंबर 1, सो हमारे को फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो भी दिया हुआ है वो पिकअप करना पड़ेगा, हमारे को आफ्ट ड्राफ्ट जो दिया हुआ है वो पिकअप करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है यहाँ पर वो पिकअप करनी पड़ेगी, जो केजी की वैल्यू दी है वो पिकअप करनी पड़ेगी। एंड एज पर द क्वेश्चन कुछ और भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं सर, ये नहीं समझ। अच्छा, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है, इसको समझ में नहीं, दोबारा बता देता हूँ। जब हम क्वेश्चन एग्जाम के तो ऐसे दिया होता था, शिप विद डिस्प्लेसमेंट 5950 टन हैविंग केजी 10.9 मीटर, क्या ऐसे दिया नहीं होता था क्वेश्चन में? हेलो, किसको समझ में नहीं है इसी बात? हाँ सर। सर दिया होता यस सर, दिया होता। अब ये एक दो वैल्यू ये हो गई और उसके बाद फॉरवर्ड ड्राफ्ट 6.45, आफ्ट ड्राफ्ट 7.45, ये चौथी 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई। फिर मान लो नंबर 1 डीबी टैंक हैविंग 400 टन्स ऑफ बैलास्ट और डेटा दिया, तो डेटा बढ़ता जाएगा। पर इन सबको मैं नलिफाई कर दूं और सीधा कह दूं एज पर कंडीशन नंबर 5, तो सारा डेटा कंडीशन नंबर 5 में जो दिया हुआ वो हमें पिकअप करना है। तो मेरा क्वेश्चन छोटा हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये कंडीशंस के अंदर में जो डेटा दिया है उस पर लिखा हुआ है एज पर कंडीशन नंबर 5, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो कंडीशन नंबर 5 पे जाकर डेटा पिकअप करना बस। तो क्वेश्चन में लिखने की बजाय उसने कंडीशंस दे दी। अब बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं सर। ओके, अब प्यार प्यार से 1 से लेकर 11 जो पेजेस दिए हैं इनको ढंग से देखो। हैव अ लुक ऑन ऑल द कॉलम्स, हैव अ लुक ऑन ऑल द वैल्यूज गिवन डाउन बिलो, जस्ट गो डीप इनटू इट। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में इनके बारे में, इनको कैसे यूज करना है आगे बताऊंगा। अभी सब 1 से 11 पेज है, सब लोग गो थ्रू कर लो। इस पेज से भी अगर कोई डेटा पिकअप करना है, मेरी सलाह रहेगी यूज द स्केल। गलती मत करना, नंबर 1 डीबी की जगह नंबर 2 डीबी का डेटा पिकअप कर लोगे, ये नॉर्मल सी गलती है, लेकिन इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर स्केल यूज करके आदत डालोगे तो एमएमडी एग्जाम में गलती नहीं होगी। एमएमडी एग्जाम में ही गलती होती है क्योंकि वहां पे नर्वसनेस होती है। घर पे करोगे गलती नहीं होगी, तो बोलोगे यार स्केल की जरूरत ही नहीं है, बट जब एमएमडी एग्जाम में ही गलती होगी। सब लोग पेजेस ढूंढ रहे हैं, मुझे बताओ बल्बस बाव का डेटा कहां दिया हुआ है? कंडीशन नंबर 2 में। बहुत गुड, वेरी गुड। बस बाकी लोग भी ढूंढ लो यार। सर कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 में, वेरी गुड। तो बात याद रखना, अगर बल्बस बाव का डेटा वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें दिया होता है। सिमिलरली किसी का भी डेटा निकालना है तो उसमें कंडीशन नंबर मेंशन होगी और फिर हम उसका डेटा निकालेंगे। में भी है। अच्छा, ये में भी दिया हुआ है। हाँ, 2 और 3 में दिया होगा बस, उसके अलावा किसी में नहीं दिया होगा। सेकंड एंड थर्ड में दिया होगा मेरे ख्याल से, उसके अलावा किसी और में नहीं दिया होगा। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने सबने ये 1 से 11 तक के पेजेस फ्लिप थ्रू करके देख लिए हैं, मुझे एक चीज का जवाब और दो। इन 11 पेजेस में क्या किसी ने कहीं पर भी डेंसिटी लिखी हुई देखी है? नो सर। ध्यान से देखो, दोबारा देखो, प्लीज लुक फॉर अ डेंसिटी। ढूंढो ढूंढो, कहीं भी किसी भी पेज पे कहीं पर भी डेंसिटी लिखी हुई है क्या? सर कंटेंट लिखा हुआ है।
कंटेंट मतलब नहीं सर। मतलब सर लिखा होगा कि क्या अंदर है तो पीछे जाके देख सकते हैं हम लोग डेंसिटी। ना बेटा नहीं, यही बात समझाना चाह रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने पूछा स्पेसिफिकली, क्या इस पेजेस पे कहीं पर डेंसिटी लिखी है? नहीं लिखी है। नहीं सर, पूरे 11 कंडीशन पे नहीं है। नहीं लिखी हुई, बिल्कुल सही बात। तो एक चीज दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अजम्पशन नहीं करनी है कि ये जो डेटा दिया हुआ है वो सॉल्ट वाटर का डेटा दिया हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब हमने अजम्पशन नहीं करनी है कि ये सॉल्ट वाटर डेटा है, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ। सर रिपीट कर देगा, आवाज कट गई थी सर। हाँ बेटा जरूर, मैं ये कह रहा था, ये जो 1 से 11 कंडीशंस दी हुई है, इसमें किसी भी पेज पे कहीं भी डेंसिटी मेंशन नहीं है। अगर डेंसिटी मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये सॉल्ट वाटर का ही डेटा दिया हुआ है। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ बस। वी विल नॉट अज्यूम दिस, बस। अब ये बात जब इसका टाइम आएगा तब ये बात मेरी याद कराऊंगा तुम्हारे को दोबारा, तब मेरी बात समझ में आ जाएगी सर ने ऐसा उस वक्त क्यों कहा था। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें आगे यूज होने वाली है, जो मुझे अभी याद आ रही है, वो सारी बातें मैं तुम्हारे को आराम से डिटेल में स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो मेजर पार्ट है वो मैंने शुरू नहीं किया है, वो मैं कल शुरू करूंगा। मेजर पार्ट वही है, हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम सॉल्ट वाटर डेंसिटी टू प्रेजेंट डेंसिटी, वो पार्ट मैं कल करूंगा। बट मेरी इस बात को रात को कभी भी मौका लगे सोचना जरूर कि सर ने क्या कहा था, ताकि जब मैं कल बताऊंगा तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। आज की क्लास बेसिकली वाज द फैमिलियराइजेशन ऑफ पतली वाली किताब एमवी हिंडशिप पर्टिकुलर, जो हम जहाज के ऊपर जो हम किताब यूज करते हैं, देखा होगा तुमने, चीफ ऑफिसर के कैबिन में हमेशा रहती है, शिप्स ऑफिस में हमेशा एक किताब रहती है, ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट, मोटी सी किताब होती है, देखी हुई है आप लोगों ने? यस सर, देखिए। जब लोरिकेटिंग कंडीशन टेस्ट करता है वो, है ना, तो ये वही किताब है। ये पतली सी किताब है, जहाज में हमारी मोटी सी किताब होती है, ऐसी पड़ी रहती है शिप्स ऑफिस में। उसके पेजेस से खुले से रहते हैं, मुड़े मुड़े से रहते हैं, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्जन्स अवेलेबल फॉर चीफ ऑफिसर। उसके कैबिन में भी एक होती है, मास्टर के पास भी एक होती है, 4-5 किताबें होती है, चीफ इंजीनियर के पास भी होती है, सेकंड इंजीनियर के पास भी होती है ना। तो ये वही किताब है बेसिकली। ठीक है, इसकी फैमिलाइजेशन थोड़ी सी कराई है मैंने, जो हमारे काम की है। ठीक है, चलो यहाँ खत्म कर रहा हूँ क्लास। सी यू टुमारो विद दी हिंडशिप पर्टिकुलर्स, हिंडशिप की किताब, एक स्केल और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर विद योर पेन एंड नोटबुक। ठीक है, टुमारो कल हम शुरू करेंगे मेजर गेम। माइंड बना के आना, सारा गेम उसी का है, क्लास मिस मत करना। कल भी क्लास मिस हो गई तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट वो मिस हो जाएगा, फिर मैं समझाने वाला नहीं हूँ दोबारा। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। गाइस, बाय।